टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आप लोगों के, कैसे हो सब लोग। एक बार फिर से आप सब लोगों का वेलकम करता हूं लक्ष्य जेई 2024 में। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट और आज लेक्चर नंबर 5 हम लोग सॉलिड स्टेट का करने वाले हैं। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग बेटा, नमस्कार, गुड इवनिंग, नमस्कार। चश्मा मेरे पास ही रखा है, कहीं नहीं गया। ये लो ये लो ये लो, ये चश्मे के साथ आ गया। ऐसी क्या बात है यार, अब तुम कितना ध्यान रखते हो भाई तुम लोग हैं। हाँ जी, गुड इवनिंग, नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा। सब बढ़िया हो, एकदम मस्त। लास्ट क्लास का पढ़ के भी आए हो। पिछली 2 क्लासेस में तुम्हें मजा आ रहा होगा ना, क्योंकि कुछ ज्यादा पढ़ाया ही नहीं जा रहा, नहीं क्या? पूरी क्लास में ऐसे ये यहां है, ये एटम वहां है, वो वहां है, वो वहां है, ऐसे विजुलाइज करो, वैसे विजुलाइज करो, है ना। घर जाके रिवाइज करने में मजा आता होगा। जब पेज पलटते होंगे लगता होगा अच्छा 1 2 खत्म, वाह आनंद आनंद, है ना। आज कुछ ज्यादा करना नहीं है। यस, ऐसा ही लगता होगा ना। चलो चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो हाँ भाई, लेकिन आज काफी सारी चीजें होने वाली है। आज वो सारी चीजें नहीं चलेगी भाई। आज तो हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, है ना। काफी सारी चीजें हम लोग इस वाले सेशन में करने वाले हैं। तो अभी हम लोग सेशन को करने जा रहे हैं स्टार्ट। और आज जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी, उसके बाद ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की पोजीशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। बोरिंग है ये चैप्टर, क्या बात कर रहे हो यार, क्या बात कर रहे हो। अब क्या कर दिया आरजे सर ने, हाँ भाई। हाँ जी, नमस्कार बेटा, नमस्कार। क्या क्या किया है, मतलब आरजे सर ने क्या कर दिया, मतलब आरजे सर ने कोई कहानी सुनाई है? हाँ, मतलब मेरे बारे में कहानी सुनाई। मुझे लगता है चला आरजे सर के पास कोई काम नहीं हो रहा है, वो केमिस्ट्री को पकड़ के निपटा दो, ऐसा है क्या? हाँ ऐसा है। ओ भाई, अच्छा चश्मे पे कोई कहानी सुनाई है क्या? नहीं 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 नहीं, यस। मतलब एक तो तुम्हारे रोस्ट का पता नहीं लगता, है ना। तुम्हारे रोस्ट का कुछ पता नहीं लगता। तुम कहते हो ना जिसको रोस्ट, एक्चुअली वो रोस्ट है कि नहीं है साला समझ में नहीं आता। तुम्हें लगता है रोस्ट है, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि नहीं, ये तो नॉर्मल चीज थी, हो सकता है ऐसे है। नहीं नहीं, आओ मुझे देखना पड़ेगा, मतलब मुझे नहीं पता फिर क्या बोला उन्होंने। हाँ मुझे देखना पड़ेगा भाई, मुझे नहीं पता। क्या पापा ही कुछ कहानी सुनाई है? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, देखेंगे देखेंगे क्या क्या उन्होंने। आओ देखें अब सबसे, अब सेशन को स्टार्ट करते हैं ना। अभी अभी हम लोग सेशन को स्टार्ट करने देना भाई। देखो सबसे पहले तो होमवर्क डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में दिए थे 2-3 क्वेश्चंस, अभी फटाफट से हो जाएंगे। यस, फिर मैं लोकेटिंग टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड, लास्ट क्लास में हम लोग लोकेट कर रहे थे टेट्राहेड्रल वॉइड को, कर दी थी। आज ऑक्टाहेड्रल वॉइड को लोकेट करने वाले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पैकिंग एफिशिएंसी। यस, हाँ जी। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा पैकिंग एफिशिएंसी, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, जिसको शॉर्ट में कहते हैं सर पीई, पैकिंग एफिशिएंसी, है ना। इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं। और सबसे लास्ट में हम लोग रेडियस की वॉइड के बारे में करने वाले हैं, है ना। रेडियस की वॉइड के बारे में पढ़ने वाले हैं लक्ष्य जेई में। अब पढ़ लो यार, पढ़ लो पढ़ लो भाई भाई भाई, पढ़ लो ना यार। अब पढ़ते हैं ना, छोड़ो ना उसको। हाँ हाँ, अब पढ़ते हैं, है ना। आओ 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 आओ। तो देखिए जनाब, एक क्वेश्चन दिया था मैंने आप लोगों को। ये वाला क्वेश्चन तुमने कर लिया क्या? फटाफट से इसका सॉल्यूशन बताओ, देखें क्या किया है। हाँ 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 हाँ, आ जाओ आ जाओ, अब इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर उधर मत भागो भी। हाँ फटाफट से बेटा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या मिला ये बताइए। फटाफट से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या मिला ये बताइए। कहता है इन स्पाइनल स्ट्रक्चर, ये स्पाइनल स्ट्रक्चर क्या होती है, हमें उससे कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन कहता है कि O2 माइनस आयंस आर क्यूबिक क्लोज पैक्ड। क्यूबिक क्लोज पैक्ड मतलब सीसीपी, तो इसका मतलब क्वेश्चन में दे दिया है O2 माइनस सीसीपी में है। सारी दुनिया जानती है सीसीपी में यूनिट सेल एफसीसी होती है, और एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स 4 होते हैं सर, बहुत बढ़िया। Whereas 1/8 ऑफ द टेट्राहेड्रल होल्स आर ऑक्यूपाइड बाय A2+, है ना। अब अगर सोच के देखो, लैटिस बनाने वाले नंबर ऑफ एटम्स 4 हैं, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी हो जाएगी 8, और 8 की 1/8 पे A2+ प्रेजेंट है। इसका मतलब A2+ कितना हो गया सर 1 हो जाएगा। और आगे कहता है हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड बाय B3+, ठीक है जी। तो देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी कितनी, 4 होगी ना यार, जितने नंबर ऑफ एटम्स उतनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और इसके हाफ पे प्रेजेंट है क्या B3+। लो जी, तो B3+ कितना आ गया 2 आ गया सर, है ना। अब क्या करना है सर, एक कमाल कर दो। क्या कमाल करें सर, A B
और ऑक्सीजन, इनका एक रेशियो निकाल दो जरा, है ना। तो यह आएगा 1:2:4। सर फॉर्मूला बन जाएगा A B2O4, और ये वाला फॉर्मूला कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। यस, ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से, है ना, जेई की कसम है, कितने लोगों ने ये वाला क्वेश्चन गलत किया था? ईमानदारी से बताइयो। हाँ, अबे तुम्हें जेई की कसम है, कितने लोगों ने ये वाला क्वेश्चन गलत किया था? फटाफट बताओ। आओ देखें, आओ आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नहीं किया था? मी वाले भी हैं, कुछ लोग तो हैं ही, कुछ लोग तो हैं ही मी वाले, है ना, वो तो रहना जरूरी भी है, कोई बात नहीं। लेकिन अब तो समझ में आ गया ना भाई। देखो, इंसान जो है वो गलतियों का पुतला है ना, और इंसान से गलतियां होती रहती है जीवन में। आपके जीवन में बहुत सारी गलतियां होंगी, कुछ गलतियां छोटी होंगी, कुछ बड़ी होंगी, है ना, लेकिन इंसान गलतियों से सीखता है। ठोकर खा के इंसान उठ जाए वही इंसान है, और जो एक ही गलती को बार बार करे वो शैतान, ऐसे कहते हैं ना, है ना। और जो गलती ना करे वो है भगवान। भगवान तो हो नहीं सकते, कलयुग का जमाना है ना भाई, तो भगवान हो नहीं सकते, इंसान है, और इंसान का काम क्या है? एक गलती करी कोई बात नहीं, वही गलती दोबारा नहीं करनी, नई गलती करेंगे कुछ, है ना, और फिर उस गलती को भी दोबारा नहीं करेंगे। यही फितरत होती है, हमें ये ध्यान में रखना है। यस, आइए देखें अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड विद अ क्यूबिक क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट ऑफ एनायंस। अच्छा, एनायंस जो है वो है क्यूबिक क्लोज पैक्ड में। अच्छा, क्यूबिक क्लोज पैक्ड, भाई ये तो तुम्हें रट गया होगा यार, ये तो तुम्हें रट गया होगा साला, नहीं क्या? कितने एटम्स होते हैं? सीसीपी मतलब एफसीसी, और एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स 4 होते हैं एक यूनिट सेल में। बहुत बढ़िया। विद कैटायंस ऑक्यूपाइंग ऑल द ऑक्टाहेड्रल साइड्स। तो भैया अगर लैटिस बनाने वाले एटम्स 4 हैं तो भाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी होंगी? सर 4 ही होंगी। ये लो, कैटायंस और एनायंस का रेशियो जो होगा वो सर 1:1 आ रहा है। इसका मतलब इसका जो फॉर्मूला बनना चाहिए सर वो ए बी बनना चाहिए, और अगर ए बी बनना चाहिए तो एक्स का वैल्यू कितना होना चाहिए? सर 1 होना चाहिए। यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन है। बहुत बहुत बधाई हो आप सब लोगों को, आप लोगों ने बढ़िया ढंग से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अब देखो आगे, हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे कि लोकेशन क्या है टेट्राहेड्रल वॉइड्स की सीसीपी में। तो मैंने कहां बताई थी? जल्दी बताओ, मैंने कहां बताई थी लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कहां प्रेजेंट होती है? सर आपने बताया था टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो प्रेजेंट होती है एट बॉडी डायगोनल। कहां प्रेजेंट होती है? बॉडी डायगोनल। और बेटा इसकी जो लेंथ है, इसकी जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम कॉर्नर कितनी हुआ करती थी? जल्दी बताओ, डिस्टेंस फ्रॉम कॉर्नर कितनी हुआ करती थी? जल्दी बताओ, डिस्टेंस फ्रॉम कॉर्नर कितनी हुआ करती थी? सर √3a/4 हुआ करती थी। यस, √3a/4 हुआ करती थी। याद है आप लोगों को? और एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड, 4 बॉडी डायगोनल पे 8 टेट्राहेड्रल वॉइड। वाह सर, मजा आ गया, मतलब एकदम जोरदार, है ना, ऐसे ही बताया था। अच्छा, एक चीज और देखो, जैसे मान लो ये एक आपके सामने एफसीसी लैटिस दिखाया गया है। सर आपको कैसे पता लगा ये एफसीसी है? देखो इसमें जो एटम्स हैं वो कहां कहां पर हैं? सर कॉर्नर पे भी हैं और फेस के सेंटर पे भी हैं। दिख ही रहा आप लोगों को? यस, कॉर्नर पे हैं और फेस के सेंटर पे हैं। ये देख लो सर, दिख रहा आप लोगों को एफसीसी लैटिस है। अच्छा, ये जो एफसीसी लैटिस है ना, इसका एक छोटा सा पार्ट देखना, एक में सुनियो इधर सुनियो ना, गौर से सुनना। इसका एक छोटा सा क्यूब बना रहा हूं मैं आप लोगों के सामने, है ना, एक छोटा सा क्यूब देखियो। ये वाला यूनिट सेल मान लो, जो यूनिट सेल में समझाया था ना मैंने आप लोगों को, ये वाला, ये जो छोटा सा क्यूब है ना, ये वाला जो छोटा सा क्यूब है बेटा, ये जो छोटा सा क्यूब है इसको बाहर निकाल दिया यहां पर। ये वाला जो क्यूब है इसको यहां से बाहर निकाल दिया, तो देखो ये जो छोटा सा क्यूब है इसमें एटम्स कहां कहां प्रेजेंट है? सर ऑल्टरनेट कॉर्नर पे आ रहे हैं। देखो, एक ये रहा, फिर अगले वाले पे नहीं है, ये रहा, फिर ये रहा, फिर ये रहा, है ना। मेरी बात समझ में आ रही है? यस, मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड बनती है, सर वो 4 एटम से मिलकर बनती है। अब मुझे ये बता दो वो 4 एटम कौन कौन से हुआ करते थे? जल्दी बताओ। अच्छा, कलर चेंज करें, ये लो। हाँ, जल्दी बताओ। जो आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड है सर वो 4 एटम से मिलकर बनती थी। तुम तो ये बताओ वो 4 एटम कौन कौन से हुआ करते थे? वो कौन से 4 एटम थे जो टेट्राहेड्रल वॉइड बनाते थे? देखते हैं कितने लोगों को याद है।
हाँ हाँ हाँ, बोलियो 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 जल्दी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यस, बहुत बढ़िया। ये क्या लड़कों ने बोला है यार। 4 एटम में से बेटा एक एटम हुआ करता था कॉर्नर और 3 हुआ करता था फेस सेंटर से, याद है ना? ये देखो, ये रहा एक फेस सेंटर, ये रहा दूसरा फेस सेंटर, ये रहा तीसरा फेस सेंटर, और ये है कॉर्नर, है ना? बड़े वाले क्यूब के ये 3 एटम तो है फेस सेंटर और ये वाला है कॉर्नर, इसको यहां पे बाहर निकाल दिया। ये जो 4 एटम है अगर एक दूसरे के बिल्कुल पास पास हो जाएं, अगर इनके सेंटर को मैं मिला दूं, अगर इनके सेंटर को मिला दिया जाए तो देखो आपको ऐसा लगेगा जैसे एक टेट्राहेड्रॉन बन रहा हो, और ये जो टेट्राहेड्रॉन होता था उसी के सेंटर पे एक वॉइड होती थी जिसको आप टेट्राहेड्रल वॉइड कहते थे, और जो कि इस कॉर्नर से √3a/4 डिस्टेंस पे प्रेजेंट होती थी, है ना? तो ये एक क्यूब है, और ऐसे कितने क्यूब हैं इस बड़े वाले क्यूब में? ऐसे छोटे छोटे कितने क्यूब है इस बड़े वाले क्यूब में? सर 8 है। और एक क्यूब से एक टेट्राहेड्रल वॉइड आ रही है तो 8 क्यूब से 8 टेट्राहेड्रल वॉइड आ जाएगी। इसी चीज को मैंने दूसरी तरीके से समझा दिया। ए भाई, एक ही चीज को कितनी तरीके से समझा रहा हूं यार। अब तो मत बोलो ना यार कि बोरिंग है माना थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट है ना? यस, एक छोटे वाले क्यूब से एक टेट्राहेड्रल वॉइड, तो 8 क्यूब हैं तो 8 से 8 टेट्राहेड्रल वॉइड। एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स 4 होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड 8 आ गई। ये चीज मैंने आपको समझाई थी लास्ट क्लास में, ठीक है? अच्छा, एक चीज और देखो, यहां पर एक चीज और समझने वाली है। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, कि भाई 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बीच में मिनिमम कितनी डिस्टेंस प्रेजेंट होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी, उसका सॉल्यूशन बताओ देखें। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, दादा जल्दी बताओ 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी, अगर आप लोगों ने कैलकुलेट किया हो तो, है ना? और मैं तो कहूंगा इसको याद रख लो, बस ये कैलकुलेशन के चक्कर में मत पड़ियो, मैं आपको समझाऊंगा, बस उसको याद रख लो, है ना? याद है क्या कितनी होती थी? अरे क्या बात है लड़कों, क्या बात है। देखो, ये वाला है एक बॉडी डायगोनल, यस, ये रहा एक बॉडी डायगोनल, और दूसरा रहा ये वाला बॉडी डायगोनल, यहां से यहां तक, इस वाले सेंटर को इस वाले कॉर्नर से जो मिला रहा है, ठीक है? यस, यहां पर आपका एक टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है, यहां पर एक टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है, ठीक है ना? और यहां पर भी एक टेट्राहेड्रल वॉइड है, यहां पर भी एक टेट्राहेड्रल वॉइड है। एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड हुआ करती हैं, ये हम सब लोगों को पता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, है ना? ये चीज हम लोगों को पता है। सुनो, अब बहुत सारे लोग पता है क्या बोलेंगे, बहुत सारे लोग ये बोलेंगे सर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच, बहुत सारे लोग ये बोलेंगे सर ये जो आपका बॉडी डायगोनल है, अगर मैं मान लूं ये वाला ए है ये वाला बी है, तो सर बॉडी डायगोनल की लेंथ होगी √3a। यस, √3a डिस्टेंस पे आपके 2 कॉर्नर प्रेजेंट है। तो सर देखो, आपने एक चीज बोली थी कि यहां से √3a/4 डिस्टेंस पे आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड है, ये रही टेट्राहेड्रल वॉइड। आपने ये भी बोला था यहां से √3a/4 पे एक और टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होगी, बिल्कुल है। तो सर ये वाली डिस्टेंस कितनी रह गई? सर ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच में डिस्टेंस हो जाएगी √3a/2। ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी बेटा? अगर मैं इसको C दे दूं, इसको मैं D नाम दे दूं, तो जो √3a/2 डिस्टेंस है वो कितनी हो गई? CD हो जाएगी ना? अरे बोलो ना यार, ये पूरी वाली जो डिस्टेंस है वो है √3a/4 पे ये, √3a/4 पे ये, तो बीच में डिस्टेंस कितनी रही? √3a/2। यस, तो बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला कि सर √3a/2 डिस्टेंस पे आपकी 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होगी। मैं मानता हूं √3a/2 डिस्टेंस पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होगी, लेकिन ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है। भाई लोगों पढ़ाई करो, देखो इधर 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 पढ़ाई करो। दादा ओ ये क्या फालतू डिस्कशन चल रहा है यार, मैं साला गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा हूं और तुम लोग पता नहीं क्या डिस्कशन कर रहे हो। यस, हाँ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। 2 टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच में डिस्टेंस √3a/2 होगी, मान लिया, लेकिन दिस इज नॉट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, देखो ये वाली डिस्टेंस जो मैं यहां बनाने जा रहा हूं। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 टेट्राहेड्रल वॉइड। ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 टेट्राहेड्रल वॉइड, बिटवीन 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही? सर ये वाली चीज कैसे निकालें, ये वाली चीज कैसे निकालें? सुनो, देखो
सिमेट्री से चलना अपने को। किससे चलना है? सिमेट्री से। देखो सिमेट्री से चलना है, यहां से लेके यहां तक जो बॉडी ये आपकी एज लेंथ है। एज लेंथ कितनी है बेटा? हम लोगों ने दिखा है एज लेंथ है ए। तो यहां से लेके यहां तक एज लेंथ ए है। मैं ऐसे कह दूं यहां से यहां तक भी एज लेंथ ए होगी। तो एक्चुअली होता क्या है, एक्चुअली होता क्या है, ये जो आपकी बॉडी डायगोनल वाली लेंथ, ये बॉडी डायगोनल पे जो टेट्राहेड्रल वॉइड है बेटा, वो इस एज से a/2 डिस्टेंस पे प्रेजेंट होती है ना। अब इसको ध्यान रख लो यार, नहीं तो बहुत ही ऊपर होच पोच हो जाएगी, समझ नहीं आएगा। कितने डिस्टेंस पे? नो सॉरी, a/4 डिस्टेंस पे प्रेजेंट होती है। a/2 नहीं बेटा, कितने डिस्टेंस पे? a/4 डिस्टेंस पे प्रेजेंट होती है यहां से, और यहीं पर इस वाले एज से भी ये वाली जो टेट्राहेड्रल वॉइड होगी ये होगी a/4 डिस्टेंस पे। ठीक है, तो ये सिमेट्री से लिखा है मैंने, सिमेट्री से। देखो इधर इधर ये 1/4 पार्ट है, 1/4 पार्ट है, a/4 डिस्टेंस पे, a/4 डिस्टेंस पे। यस, तो अब देखो इन दो टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच डिस्टेंस कितनी होगी? सर ये वाली पूरी डिस्टेंस है a, अगर ये वाली पूरी डिस्टेंस a है तो सर ये वाली a/4, ये वाली a/4, तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी a/2। कितनी हो गई? a/2। कितनी हो गई? a/2। तो इसको याद कर लियो आज के बाद। यस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ये कितनी हो जाएगी? a/2, है ना। और मैं तो कहता हूं इसको याद रख लो, इसको ऐसे ही याद रखो, निकालने के चक्कर में हम लोग नहीं पड़ेंगे फालतू में। यस, कितनी हो जाएगी बेटा? a/2, है ना। ये मैंने सिर्फ सिमेट्री से लिखा है। a/4 डिस्टेंस पे ये वाली टेट्राहेड्रल वॉइड, a/4 डिस्टेंस पे ये वाली टेट्राहेड्रल वॉइड, ये वाली लेंथ मान लो ना यार a है। यस, ये है आपका एज। टेट्राहेड्रल वॉइड यहां से a/4 डिस्टेंस पे है, इधर से एक और टेट्राहेड्रल वॉइड है जो a/4 डिस्टेंस पे है। तो मुन्ना ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? दो टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच डिस्टेंस कितनी हो गई है? a/2, बस। ठीक है। यस, है ना। तो इसको इसी तरह से ध्यान में रखना है, दो टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है a/2। याद रह जाएगा? हाँ जी, अरे भाई लोगों याद रह जाएगा? यस, हाँ याद रह जाएगा ना। तो आप क्या कर सकते हो, इस वाले डिस्टेंस को याद रख सकते हो। यह भी याद रख सकते हो कि टेट्राहेड्रल वॉइड कॉर्नर से √3a/4 डिस्टेंस पे होती है और एज से a/4 डिस्टेंस पे होती है ना। कॉर्नर से √3a/4 डिस्टेंस पे और एज से a/4 डिस्टेंस पे होती है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। बस अभी के लिए इतना ही। अब हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग बात करने वाले हैं लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन सीसीपी लैटिस। किसकी बात करेंगे? लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन सीसीपी लैटिस। तो देखो मैं आपको बता देता हूं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहां प्रेजेंट होती है। सबसे पहले तो ये लिखना है हमें, तो मेरे साथ साथ लिख लो फटाफट से। और जो फालतू का तुम बकवास कर रहे हो ना, इसको कर दो बंद, है ना, क्योंकि ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यस, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहां प्रेजेंट होती है? आर प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर एंड एज सेंटर्स। आपकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड बेटा कहां प्रेजेंट होती है? वो प्रेजेंट होती है सर बॉडी के सेंटर पे और एज के सेंटर पे। ठीक है, कहां प्रेजेंट होती है? बॉडी सेंटर और एज के सेंटर पे। अब एक बात बताओ तुम लोग, हाँ अब एक बात बताओ, अगर कोई एटम बॉडी के सेंटर पे रखा हुआ है तो क्या वो किसी और के साथ शेयर किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता। यस, तो क्या वो किसी और के साथ शेयर किया जा सकता है क्या बेटा? सर नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर वो बॉडी सेंटर वाला एटम किसी के साथ शेयर नहीं किया जा सकता तो बॉडी सेंटर के ऊपर अगर कोई वॉइड है तो उस वॉइड का पूरा कंट्रीब्यूशन उसी यूनिट सेल में प्रेजेंट होगा। मानते हो? तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ऑक्टाहेड्रल वॉइड फ्रॉम बॉडी सेंटर। यस, बॉडी के सेंटर पे कितनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होगी? तो सर एक ही बॉडी सेंटर होता है और उसका पूरा कंट्रीब्यूशन उसी यूनिट सेल में होता है, तो बॉडी के सेंटर पे सर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होगी। यस, और देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड फ्रॉम एज सेंटर। मुझे एक बात बताइए, अगर
एज के सेंटर पे एक एटम रखा है, एज के सेंटर पे एक एटम रखा है, कितने यूनिट सेल में डिस्ट्रीब्यूट होता है सर? 4 यूनिट सेल में। तो एक यूनिट सेल में उसका कंट्रीब्यूशन कितना? 1/4। अब मैंने क्या किया, एटम की जगह वहां पर एक वॉइड रख दी, एटम की जगह वहां क्या बना दिया? वॉइड बना दिया। भाई वॉइड ऐसी तो होगी, यस। तो इस वॉइड का भी एक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/4। इस वॉइड का 1/4 पार्ट एक यूनिट सेल में प्रेजेंट होगा, और ये जो वॉइड होगी ये 4 यूनिट सेल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही होगी, जैसे एटम 4 यूनिट सेल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। मेरी बात समझ में आ रही है? तो सर एक बात बताइए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड एज सेंटर से कितनी आएगी? सर 12 एज सेंटर होते हैं, और एज सेंटर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है। तो सर एज सेंटर से 3 टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आपको मिलने वाली है, यस। तो टोटल 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 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी हो जाएगी? जल्दी बोलो। टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स सीसीपी में टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हो जाएंगी सर 4। और हम लोगों ने पढ़ा भी है सीसीपी एक यूनिट सेल में 4 एटम्स होते हैं और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी 4 होती हैं। तो सर ये आज प्रूव हो गया, आज ये प्रूव हो गया कि जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उतनी ही नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होती है। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? हाँ ना बोलना पड़ेगा, यस यस यस। मैं वैसे चैट ऑफ करता नहीं हूं, लेकिन तुम लोग मजबूर कर रहे हो भाई, इसलिए मैंने चैट ऑफ करी है। अगर तुम लोग वापस से ये सारी कहानी बकवास करोगे तो मैं वापस बंद करनी पड़ेगी मुझे, है ना? तो वो काम नहीं करना है अब, समझ गए? यस ठीक है, यस यस यस, बहुत बढ़िया। अब मैं थोड़ा सा आपको विजुलाइज करवा देता हूं, थोड़ा सा मैं आपको विजुलाइज करवाने की कोशिश करता हूं कि कैसे बॉडी के सेंटर पे टेट्रा ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनती है, बॉडी के सेंटर पे कैसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन सकती है ना। थोड़ा सा मैं आपको विजुलाइज करवाने की कोशिश करता हूं, ठीक है? आओ देखें, आओ 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 आओ, देखते हैं आप लोग विजुलाइज कर पाते हो, मैं सक्सेस हो पाता हूं या नहीं हो पाता, है ना? देखते हैं देखें क्या मुझे सफलता मिलती है या नहीं मिलती है ना? और दुआ कीजिएगा कि सफलता मिल जाए, है ना? आओ देखें बेटा, ये तो बना हुआ है आपका क्यूब, ठीक है ना? ये तो बना हुआ है आपका क्यूब। अब इसको मैं हालांकि तुम्हें 3D में भी दिखा दूंगा। अब देखो, अगर ये एफसीसी लैटिस है, अगर ये एफसीसी लैटिस है तो एटम कहां प्रेजेंट होंगे? कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे और फेस के सेंटर पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना? तो मैं सिर्फ और सिर्फ फेस सेंटर वाले एटम बना रहा हूं। पहले देखो, ऊपर वाला फेस के सेंटर पे एक एटम है, नीचे वाले फेस के सेंटर पे एक एटम है, यहां पर ये वाला फेस सेंटर है, यहां पर भी एक एटम रखा हुआ है, इधर वाले फेस सेंटर पे एक एटम है। ये जो सामने वाला फेस सेंटर आपको दिख रहा है, सामने वाला एटम जो दिख रहा है आप लोगों को बेटा, यहां पर एक एटम होगा, यस। और जो पीछे वाला आपको दिख रहा है, जो पीछे वाला आपको फेस दिख रहा है, उसका सेंटर मैंने यहां बना दिया। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने फेस सेंटर वाले एटम दिखाए हैं, ठीक है ना? अब सुनना मेरी बात को गौर से, अब सुनना मेरी बात को गौर से। मान लो मैं ऐसे, सुनियो सुनियो सुनियो, रुको रुको रुको, चेंज करते हैं, हाँ कलर चेंज करते हैं, उससे कहानी समझ में आएगी। कलर को चेंज करते हैं, हाँ अब ठीक है। देखियो थोड़ी सी 3D में थोड़ा सा सोचने की कोशिश करना, क्या आप लोग सोच पा रहे हो क्या? ये 2 एटम को मैंने इस तरह से मिला दिया, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला, इन 2 को मैंने ऐसे मिला दिया, फिर उसके बाद ये वाला 3, और फिर उसके बाद ये वाला 4। ये देखो, अब सुनो, ऐसा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है ना, ये जो 4 एटम है ये एक ही प्लेन में प्रेजेंट है। ऐसा लग रहा है क्या तुम्हें? मतलब एक प्लेन में तो नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है ना, ये एक बेस की तरह बिहेव कर रहा है। 4 एटम, एक देखो एटम ऊपर दिख रहा है आपको, एक एटम ऊपर दिख रहा है, एक एटम यहां दिख रहा है। ये 6 एटम को अच्छे से गिनियो, 6 एटम कौन कौन से हैं? सारे के सारे फेस के सेंटर वाले एटम है। अब सोचो, ये 6 के 6 एटम एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, ये 6 के 6 एटम एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। ये यहां से ऊपर जा रहा है, ये वाला नीचे आ रहा है, ये दोनों इधर आ रहे हैं, और ये दोनों भी एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। 6 एटम एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं एकदम से, यस। तो क्या जब ये 6 एटम एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो क्या आपको ऐसा लगेगा कि बीच में एक छोटी सी वॉइड प्रेजेंट होगी? हैं जी, हैं जी, हैं जी, बोलो। अगर 6 एटम एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं तो बीच में एक छोटी सी वॉइड प्रेजेंट होगी, और वो वॉइड 6 एटम्स को टच कर रही है। दैट्स व्हाई इस वॉइड को बोला जाएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, क्योंकि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। अगर इन सारे एटम्स के सेंटर को आप मिला दो, अगर इन सारे एटम्स के सेंटर को आप मिला दो तो आपको एक ऑक्टाहेड्रॉन दिखेगा।
है ना। अगर आप इन सारे एटम्स के सेंटर को मिला दो तो आपको क्या दिखेगा बेटा, एक ऑक्टाहेड्रॉन दिखेगा। और ये जो आपकी वॉइड प्रेजेंट होती है ये बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट होती है। ऑक्टाहेड्रॉन का जो सेंटर होता है वो बॉडी के सेंटर पे बनता है। क्या मेरी बात तुम लोग समझे क्या? हैं जी, क्या थोड़ी बहुत तुम्हें चीज समझ में आई क्या है भाई लोगों? अरे थोड़ी बहुत तो समझ आई होगी। ऐसा लग रहा है क्या कि ऑक्टाहेड्रॉन जैसा कुछ दिख रहा है? ऐसा लग रहा है ऑक्टाहेड्रॉन जैसा कुछ दिख रहा है? यस। और ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट होती है। तो अभी के लिए आपको ये ध्यान रखना है, अभी एज सेंटर वाली भी बताऊंगा। अभी के लिए आपको ध्यान में रखना है कि जो बॉडी के सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल जो वॉइड बनती है ना, ऑक्टाहेड्रल वॉइड एट बॉडी सेंटर, ये वॉइड कौन से एटम से मिलकर बनती है? बॉडी के सेंटर पे जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनती है वो 6 फेस सेंटर वाले एटम से मिलकर बनती है। यह चीज आपको ध्यान में रखनी है। यस, हम लोगों ने लिखा था कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड बनती है वो एक कॉर्नर वाला एटम और 3 फेस सेंटर वाले एटम से मिलती है। तो यहां पर जो वॉइड के बॉडी के सेंटर पे जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रही है बेटा वो किसकी वजह से बनेगी? 6 फेस सेंटर की वजह से बनेगी। मैं आपको थोड़ा सा विजुलाइज करवाने की कोशिश करता हूं। देखो एक और मैं 3D डायग्राम लेके आया हूं आप लोगों के लिए, इसको एक बार देखना जरा। यस बेटा, उसको लिखना था। डायग्राम बने तो बने, कोई दिक्कत नहीं है, ना भी बने लेकिन उसको लिखना था। देखो यही चीज इसने समझाई गई है। देखो ये ऑक्टाहेड्रॉन बना रखा है इसने, ऐसा ऑक्टाहेड्रॉन बना रखा है। ये ऑक्टाहेड्रॉन कहां प्रेजेंट है? इस बॉडी के सेंटर पे जो वॉइड प्रेजेंट होगी इसको आपने ऑक्टाहेड्रल वॉइड नाम दिया है। और ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है कौन कौन से एटम से मिलकर बनी है? एक एटम ये रहा, 2 3 4 5 और 6। ये 6 एटम कौन कौन से हैं बेटा? सर ये 6 एटम है जो कि इस क्यूब के फेस के सेंटर वाले एटम्स हैं। यस, है ना। तो आप इसको याद भी कर सकते हो, आप इसको याद भी कर सकते हो, है ना। और एक बार के लिए मैं देखता हूं कहीं पर एक 3D डायग्राम भी था, अगर वो मिलता है, एक 3D वीडियो भी था, अगर वो मिलता है तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। यस, देखते हैं, देखें कहां है, कहां है, कहीं तो होना चाहिए। ये वाला है क्या? चला के देखें क्या? नहीं, ये तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग आ गई है, ये तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग आ गई है। रुको 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 रुको, ये तो टेट्राहेड्रल वॉइड होगी। देखियो देखियो, इसी में आएगा शायद आगे। सुनियो 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 सुनियो, रुको रुको रुको, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो। ओ भाई लोगों इधर देखना जरा, ये आपके सामने क्यूब बना रखा है, दिख रहा है क्या? ये आपके सामने क्यूब बना रखा है। यस, ये आपके सामने क्यूब बना रखा है और ये क्यूब चारों तरफ घूमेगा। आप देखना एक ऑक्टाहेड्रॉन जैसी आपको कोई ज्योमेट्री दिख रही है क्या? हाँ जी देखो, क्या आपको ऑक्टाहेड्रॉन जैसी ये ज्योमेट्री, ये तो आ गई एज सेंटर वाली, सॉरी ये तो एज सेंटर वाली ऑक्टाहेड्रल वॉइड आ गई। हमें देखनी थी बॉडी सेंटर वाली ऑक्टाहेड्रल वॉइड। हाँ हाँ, ये तो टेट्राहेड्रल वॉइड आ रहा अभी। रुकियो रुकियो, थोड़ा सा रुकियो, हाँ थोड़ा सा रुकना, थोड़ा सा रुकना। अभी दिखाएगा ये, चल जा भाई। हाँ ये देखो, ये तो टेट्राहेड्रल वॉइड अभी भी पूरा मजे ले रहा है ये भी। एक्चुअली ये बंद हो जाता चलते चलते ना, जो चीज अपने को चाहिए वहां पर नहीं मिल। हाँ अब आएगा शायद, हाँ अब आना चाहिए। ये देखो बेटा, ये देखो एक एफसीसी लैटिस दिया हुआ है और एफसीसी लैटिस के ये जो 6 सेंटर्स हैं उनको मिला रखा है। देखो एफसीसी लैटिस के 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 फेस सेंटर्स हैं, इनको मिला रखा है। तो इनके मिलाने पे एक आपको ज्योमेट्री सी लग रही होगी ना, बीच में देखो रेड कलर की जो दिखा रखी है ज्योमेट्री, एक ऑक्टाहेड्रॉन जैसा दिख रहा होगा। और ये जो ऑक्टाहेड्रॉन का सेंटर होगा, इस ऑक्टाहेड्रॉन का जो सेंटर होगा वो इस बॉडी का सेंटर होगा और वहीं पर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होगी। ठीक है ठीक है ठीक है ना। तो आप चाहो तो इसको इसी तरह से याद रख लो कि भाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो प्रेजेंट होती है कहां होती है? बॉडी के सेंटर पे। ठीक है, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट होती है। अब देखना जो एज सेंटर वाली ऑक्टाहेड्रल वॉइड है ना, उसको भी ये 3D में विजुलाइज करवाने की कोशिश करेगा। ये देखो, ये है एज का सेंटर, देखना ये है एज का सेंटर। ये इसमें इतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको वापस बना के दिखाता हूं। देखो जो हम लोग बना रहे थे ना,
वहीं पर आपको दिखाता हूं बना के, वहां से ज्यादा समझ में आएगा। ये इसमें इतना अच्छा नहीं दिख रहा। या फिर एक और मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं, देखो ये वाला डायग्राम देखो, ये वाला डायग्राम देखो। एज के सेंटर पे एक टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है, और ये देखो ये वाली है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये रही। ये एज के सेंटर पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है। ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनी है सुनियो। ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड कौन कौन से एटम से मिलकर बनी है, देखो इसने बना रखा है। एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा 3, एक एटम ये रहा 4, एक एटम ये रहा 5, और एक एटम ये रहा 6। ये 6 एटम से एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनी है। और ये जो वॉइड बनेगी, इन 6 एटम्स के अगर आप सेंटर को मिला दो तो एक ऑक्टाहेड्रॉन जैसी ज्योमेट्री दिख रही है, और ये जो ऑक्टाहेड्रॉन का सेंटर होगा वो इस एज का सेंटर होगा, है ना। और यहां पर आपकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है। अब ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाने में मुझे बताओ कौन से 6 एटम्स प्रेजेंट है, कौन से 6 एटम से ये वाली ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनी है, कौन बताएगा। कौन से 6 एटम से ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनी है, कौन बताएगा। ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड एट एज सेंटर्स, कौन से 6 एटम्स है जिनसे ये वाली ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनी है, कौन बता सकता है ये चीज, जल्दी बताओ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कौन कौन से एटम दिख रहे हैं आपको, कौन कौन से एटम दिख रहे हैं। फेस सेंटर, कितने फेस सेंटर है, कितने फेस सेंटर है। अरे देखो देखो 4 + 2 से बनके बनी है, बिल्कुल सही कह रहा है, कुछ बच्चे बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। 6 एटम यहां पर हैं, और ये जो 6 एटम्स हैं अगर इनको आप गौर से देखोगे, अगर आप इनको गौर से देखोगे बेटा, ये वाला जो एटम है ना, ये वाला एटम देखो, ये वाला एटम तो है कॉर्नर का एटम। यस सर, ये वाला जो एटम है ये भी है कॉर्नर का एटम, है ना। और ये वाला जो एटम है देखो, ये वाला एटम, ये वाला एटम कौन सा एटम है सर, ये जो फेस है ना, इस फेस का सेंटर है ये। देखो ये वाली जो फेस है, ये वाली जो फेस है इसका सेंटर है ये। तो सर ये वाला जो एटम है ये है फेस सेंटर, ठीक है। ये वाला है बेटा फेस सेंटर। और कौन सा एटम है, और कौन सा एटम है सर, ये देखो एक एटम है आपको यहां पर भी दिख रहा है ना। ये वाला एटम भी दिख रहा है सर, ये वाला एटम, ये भी कौन सा एटम होगा, ये इधर इसके पास में एक और फेस का सेंटर रखा होगा, ये भी है फेस का सेंटर। यस ये वाला जो एटम है वो ये जो सामने वाला फेस है उसका सेंटर है, ये भी कैसा है, फेस का सेंटर है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या बेटा। ये 2 तो है कॉर्नर, ये 2 तो है कॉर्नर, और ये जो 4 है ये चारों के चारों है फेस के सेंटर। तो 2 कॉर्नर और 4 फेस सेंटर से आपकी एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन होता है। 2 कॉर्नर और 4 फेस सेंटर्स, है ना, इससे आपकी एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये चीज अगर आप इतनी ध्यान में रख लो ना उतना सफिशिएंट है ना, उतनी ध्यान में रख लो तो उतना सफिशिएंट है बेटा। इतनी सफिशिएंट है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो बॉडी के सेंटर पे बनेगी वो 4 फेस सेंटर से मिलकर बॉडी सेंटर सॉरी फेस सेंटर से मिलकर बनेगी, और जो आपकी एज सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रही है वो 2 कॉर्नर और 4 फेस सेंटर से मिलकर बनेगी। इतना सा चीज तुम ध्यान रख लो, इससे कोई बहुत ज्यादा आपको एज सच कोई ज्यादा तकलीफ आएगी नहीं, अगर इतना आप लोगों को पता है तो, है ना। अगर आपको इतना पता है तो देखो मान लो सुनो जरा, अब मैं क्या करने जा रहा हूं ना, ये वाली जो चीज आप लोगों ने बनाई है ना, इसी को मैं, आप चाहो तो मैं बना के दिखा देता हूं, उस पे बना के दिखाऊं क्या। वैसे तुम्हें समझ में आ गया क्या, बताओ ना, समझ में आ गया ना, वापस बनाने की जरूरत थोड़ी ना यार। ए भाई लोगों, अब मैं बना के दिखाऊंगा वापस 3D वाला। यस यस यस, समझ में आ गया है, एक बार बताओ ना। दादा जल्दी बोलो, क्या समझ में आ गया, या फिर और बताऊं, या इसको और इलाबोरेट करूं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कोई जरूरत नहीं है, पक्का पक्का पक्का, क्लियर है, सोच लो, क्लियर है एकदम बढ़िया, गॉट इट, चलो फिर ठीक है। हाँ। अब देखो तुम एक बात बताओ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी होगी, कौन बता सकता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सोचो देखें, आप एक बार सोचो, इतने में मैं वापस क्यूब बनाता हूं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी होगी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2
ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी होगी, कौन बता सकता है ये? हाँ जी हाँ जी, सोच के समझ के बेटा, थोड़ा सोच समझ के बताना। हाँ सोच समझ के, दो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी, कौन बताएगा? देखे कौन बताएगा बाबू, कौन बताएगा? हाँ कितनी? a/2, a/2 है ना, a/2 है ना, है ना, है ना, है ना। मुझे पता था, मुझे पता था तुम लोग यही बोलोगे। आप बोलोगे सर आपकी जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो कहां कहां प्रेजेंट है? सर एज के सेंटर पे प्रेजेंट है। देखो एक एज का सेंटर ये रहा सर, एक एज का सेंटर ये रहा, एक एज का सेंटर ये रहा, एक एज सेंटर ये रहा, एक एज सेंटर ये रहा। जितने भी एज सेंटर हैं सर उन सारे एज सेंटर पे एक एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है ना। और कहां प्रेजेंट है सर? एक बॉडी के सेंटर पे भी प्रेजेंट है, ये रही ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो देखिए सर हमने तो ऐसे समझा है, हमने तो ऐसे समझा है कि यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है सर ये वाली डिस्टेंस ए है। सर हमने पता है कैसे समझा है? हमने ऐसे समझा है कि सर यहां से यहां तक ये वाली डिस्टेंस ए है, तो इस कॉर्नर से बॉडी का सेंटर, एज से बॉडी का सेंटर कितनी डिस्टेंस पे होगा? a/2 से। तो सर हमें लगा कि यही वाली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होनी चाहिए, लेकिन ये गलत है, गलत है, गलत है। ये वाली डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है। हां माना ये दो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बीच डिस्टेंस हो सकती है, लेकिन दिस इज नॉट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इस बात को याद रखना। तो सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी होगी, फिर आप बता दो। बिल्कुल बता देते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखो मैं बताऊं कौन सी होगी, सुनो 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 सुनो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी ये वाला एज का सेंटर और ये वाला एज का सेंटर, इनके बीच ये वाली जो डिस्टेंस है ना, ये वाली डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। अच्छा देखते हैं सर कितनी होती है। सर ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस a/2 है सर, ये वाली डिस्टेंस भी a/2 है। यस, और सर ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का है कि नहीं है? अबे बताओ ना। ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री है। इसको मैंने नाम दे दिया a, इसको नाम दे दिया b, इसको नाम दे दिया c। मैं ऐसे लिख सकता हूं इन ट्राइंगल ABC, पाइथागोरस लगा दूं, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यस, तो यहां से देखो बेटा AC कितना है सर, ये है a/2 का स्क्वायर, तो a²/4 प्लस a²/4 है ना। तो AB का स्क्वायर आपको कितना मिल गया सर? AB का स्क्वायर मिला a²/2, और सर यहां से जो AB होगा सर, AB का जो वैल्यू मिला वो होगा a/√2, एंड दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। क्या ये बात आपको समझ में आई क्या? टू ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी हो जाएगी? a/√2 हो जाएगी। इस बात को याद रख लेना, और मेरे हिसाब से ये तो समझ में भी आ गया होगा बढ़िया ढंग से। यस, ईमानदारी से बताओ अगर ये चीज समझ में आई तो थम्स अप करो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अगर ये चीज समझ में आई तो थम्स अप करो फटाफट से। जल्दी बोलो बेटा, जल्दी बोलो बेटा, जल्दी बताओ। अगर कोई आपसे कहे कि दो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बीच डिस्टेंस a/2 होगी, तो आप कहोगे बिल्कुल होगी। कोई ये कहे कि a/2 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, आप बोलोगे नहीं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है? a/√2। ए भाई हाँ ना बोलना यार। यस, चलो बहुत बढ़िया। अब मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी? हमने ऑक्टाहेड्रल देख ली, हमने टेट्राहेड्रल देख ली। अब ये बताओ एक ऑक्टाहेड्रल एक टेट्राहेड्रल वॉइड, इनके बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी? जल्दी जल्दी बताओ। एक टेट्राहेड्रल एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इनके बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी? कौन बताएगा? कौन बताएगा? सोचो सोचो, आप लोग सोचो, देखें। तब तक मैं आपके लिए क्यूब बना देता हूं, है ना। तब तक मैं आपके लिए क्यूब बना देता हूं। सोचो सोचो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, कौन बताएगा? हाँ जी हाँ जी, क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? नहीं समझ आ रही? क्या बात कर रहे हो यार, क्या बात कर रहे हो यार? हाँ 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 भाई देखो, ये आपका एक बॉडी डायगोनल बनाने जा रहा हूं मैं। सुनियो सुनियो सुनियो, ये आपका एक बॉडी डायगोनल है। और सर ये वाला जो बॉडी डायगोनल है ना सर, इसकी जो लेंथ है सर, इसकी जो लेंथ है वो है √3 है। मानते हो इस बात को? इस बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी है? √3 है। अब देखना इस बॉडी डायगोनल से
इस बॉडी डायगोनल पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है, ये रही। जो टेट्राहेड्रल वॉइड यहां से कितने डिस्टेंस पे है सर, वो है √3a/4 डिस्टेंस पे। सर एक और टेट्राहेड्रल वॉइड है, ये रही, जो कि इस कॉर्नर से √3a/4 डिस्टेंस पे प्रेजेंट है। यस है कि नहीं है बोलो। सर इस बॉडी के सेंटर पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है। तो एक बात बताओ, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी सर, ये वाली डिस्टेंस होगी √3a/4। सर मजा आ गया। और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बीच की। यस यस यस, पूरा ज्योमेट्री है भाई, पूरा ज्योमेट्री है। केमिस्ट्री का कोई काम ही नहीं छाला, कोई काम ही नहीं है ना। इस बात को लिख लियो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी होगी मुन्ना, √3a/4 होगी दादा, याद कर लियो इसको। यस हो जाएगा क्या, बताओ बताओ बताओ, हो जाएगा क्या, बोलो 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 भाई। सिंपल सी बात है ना यार। देखो √3a/4 पे, इधर से √3a/4 पे टेट्राहेड्रल वॉइड है ना, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां है, बॉडी के सेंटर पे है। तो ये √3a/4, ये भी √3a/4, ये डिस्टेंस भी √3a/4 और ये डिस्टेंस भी √3a/4। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, √3 होगी। तो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी, √3a/4। समझना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या मेरी बात? हाँ जी हाँ जी हाँ जी दादा, समझ में आ रही है क्या मेरी बात? यस 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 यस, क्लियर है क्लियर है क्लियर है। यस अब ये सारी चीजें यार आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी। देखो मैं सीधी सी बात बता रहा हूं। यस ये सारी चीजें आपको एनसीईआरटी या फिर आपकी जो बोर्ड्स की बुक है उसमें नहीं मिलेगी, लेकिन ये आपके जेईई के एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, है ना। समझा भी रहा हूं, बहुत सारे लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, मैं आपको समझा भी रहा हूं। यस ऑल राइट ऑल राइट। और जिन लोगों को ऐसा लगे कि साला समझ ही नहीं आया बिल्कुल भी, वो लोग इस चीज को याद रख सकते हैं। आइए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, है ना। एक क्वेश्चन करते हैं, उसके थ्रू कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। देखो जी देखो देखो देखो, हाँ एक क्वेश्चन बेटा आपके सामने लिखा है, एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। देखो क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन, सॉलिड इज मेड अप ऑफ 2 एटम्स ए एंड बी, एटम्स ए आर प्रेजेंट इन सीसीपी अरेंजमेंट। इसका मतलब जो लैटिस है सर, यूनिट सेल कौन सी है, एफसीसी यूनिट सेल है। इसका मतलब सर जो नंबर ऑफ एटम्स ए हैं, है ना, जो नंबर ऑफ एटम्स ए हैं वो कितने हो गए, जल्दी बोलो सर। एफसीसी में इसका मतलब नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे 4। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा और देखो क्या कहता है, बी एटम्स कहां प्रेजेंट है, एट ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड। अब देखो बी एटम कहां प्रेजेंट है, कहता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है। अगर नंबर ऑफ एटम्स 4 है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितनी होगी, 4 होगी। अरे बोलो ना। और हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड, बेटा टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होगी, 8, उसके हाफ में आपका एटम बी प्रेजेंट है। तो ये क्या है, टेट्राहेड, ये है आपका टेट्राहेड्रल वॉइड 8। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बेटा बी एटम्स कितने हो, कैसे हो गए, 4 + 4 8 हो जाएंगे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, जल्दी बताओ, फॉर्मूला क्या बन गया सर, AB2 फॉर्मूला बन गया। क्या मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है क्या? हाँ जी हाँ जी, AB2 हो जाएगा, खत्म खत्म खत्म। यस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आइए आगे चलते हैं, सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। कहता है एटम ए तो आज भी वही है, लेकिन जो आपका एटम बी है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 हो जाएगी, और ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है। ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है। तो भैया ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड का मतलब भी क्या हो गया, देखो ये वाला क्यूब देखो, वापस इस वाले क्यूब पे आओ, ये वाले क्यूब पे आओ। देखो आपको बताया था हर एक क्यूब से एक टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेगी। तो ये कह रहा है कि ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड, मतलब ये वाला जो क्यूब है इसमें टेट्राहेड्रल है, लेकिन इसके पीछे वाले में नहीं है। ऑल्टरनेट का मतलब तो यही हो गया। यस अगर इसमें है, यस अगर इसमें है तो जो इसके ऊपर वाला है उसमें नहीं होगी, ऊपर वाले में नहीं है तो उसके पीछे वाले में होगी। यस यहां पर नहीं होगी, इस वाले क्यूब में होगी, इस वाले क्यूब में नहीं होगी, इस वाले क्यूब में होगी। क्या आपको नहीं ज्यादा हो गया क्या? हाँ इस वाले क्यूब में है ना, तो उसके पीछे वाले में नहीं होगी, पीछे वाले में नहीं, ऊपर वाले में होगी, उसके पीछे वाले में होगी। यस 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 ठीक है, ठीक ही तो है, ठीक ही तो है, क्या दिक्कत है? ठीक है भाई। ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट का मतलब क्या हो गया, ऑल्टरनेट का मतलब कितने में होगी? अरे भाई ऑल्टरनेट का मतलब कितने क्यूब्स में होगी? 4 क्यूब्स में। ऑल्टरनेट का मतलब 4 क्यूब्स में होगी। यस ये तो समझ में आ ही रहा है, एक को छोड़ के एक। ऑल्टरनेट का मतलब क्या बेटा, एक को छोड़ के एक, है ना। तो अगर ऑल्टरनेट में प्रेजेंट है तो सर ऑक्टाहेड्रल वॉइड आती है 8, ऑल्टरनेट का मतलब हाफ,
यस, तो बी भी कितना हो जाएगा सर 8 हो जाएगा। और यहां पर भी जो सॉलिड का फॉर्मूला बनेगा, यहां पर भी जो सॉलिड का फॉर्मूला बनेगा सर वो होगा AB2। ठीक है, सॉलिड का फॉर्मूला होगा AB2। क्लियर है? अच्छा, आगे चलिए, आगे चलिए। तीसरा कहता है, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो किस किस तरह से चेंज हो सकती है ना। सेम ही क्वेश्चन है, तीन अलग अलग तरीके से लैंग्वेज पूछी गई है। एटम्स बी आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स। कहता है जो एटम्स बी हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड में। अच्छा, आगे क्या कह रहा है, लिखता है ऑल दी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड। देखो एटम ए तो आज भी एफसीसी पे है, मतलब 4 है। अब एटम बी जो है कहता है ऑल दी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड। इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी है 4, उन चारों में एटम है। और क्वेश्चन में ये भी लिखा है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल। तो अगर बेटा ऑक्टाहेड्रल वॉइड में 4 है तो टेट्राहेड्रल वॉइड में भी कितने होंगे, 4 ही होंगे। इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड का बोला है, तो इसका मतलब एटम बी कितने हो गए, 8 हो गए सर। और फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, AB2 बन जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आई क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या ये चीज आपको समझ में आई क्या? हाँ ना बोलना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ ना बोलना पड़ेगा दादा, ऐसे नहीं काम चलेगा। 3 अलग अलग क्वेश्चन थे, तीनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेम है, सिर्फ लैंग्वेज डिफरेंट है ना। सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज डिफरेंट है, क्वेश्चन का लैंग्वेज डिफरेंट है, लेकिन तीनों का सॉल्यूशन सेम है। क्या ये बात सही है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो फिर आओ, एक क्वेश्चन करो और इसका आएगा पोल तुम्हारी स्क्रीन पर। ये 2021 का क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का पोल आपकी स्क्रीन पर आएगा। इस क्वेश्चन का पोल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, मैं बता देता हूं। इस क्वेश्चन का पोल आपकी स्क्रीन पर है, 30 सेकंड का पोल है। और ये चीज मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी। यस, ये चीज मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी। फटाफट से बताओ, ये चीज हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके हैं। हाँ जी, हो गया टाइम, खत्म होने वाला है। ओके, हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लो जी, लो जी, रिजल्ट देख लेते हैं। अबे थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लिया करो, हैं? कुछ शर्म वरम बची है भाई? अबे कल वाले नोट्स में लिखवाया हुआ है यार, ये इससे तुम्हें समझ में आता। देखो ये नोट्स में लिखवाया कल वाली कॉपी में यार। क्या बात कर रहे हो? अब बहुत सारी जनता बोलेगी सर पोल ही नहीं है हमारे पास, पोल ही नहीं। अब सबके पास पोल है, मुझे पता है। अब तुम्हारा गलत हो गया ना, तुम नोटंकी कर रहे हो। हाँ, अबे तुम्हारी कॉपी में लिखवाया यार, ऐसी कैसी बात कर रहे हो? मतलब बीसीसी लैटिस था, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस था। मैंने आपको सिखाया है, मैंने आपको सिखाया था कि बीसीसी में जो बॉडी के सेंटर पे रखा हुआ आइटम होता है, इस बॉडी के सेंटर पे जो रखा हुआ आइटम है सर, ये बॉडी के सेंटर वाला आइटम जितने भी कॉर्नर आइटम है सबको टच करता है। जितने भी कॉर्नर आइटम है सबको टच करता है। और इसी वजह से इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर था कितना होता था, 8 होता था। 8 कॉर्नर को टच करता है बॉडी का सेंटर, इसी वजह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता था। ओ तुम भाई मेरा नाम डुबोगे, मैं बता रहा हूं तुम्हें। हाँ, तुम लोग मेरा नाम डुबोगे, मैं बता रहा हूं तुम्हें। लो बताओ, ये वाला क्वेश्चन तो कर दियो, ये वाला क्वेश्चन कर देना, पोल दूंगा इसका भी मैं। हाँ, इसका भी मैं पोल दूंगा। क्या कह रहा है देखो, क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं तुम्हारे साथ साथ। कहता है एलिमेंट बी फॉर्म सीसीबी स्ट्रक्चर एंड ए ऑक्यूपाई हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड व्हाइल ऑक्सीजन एटम्स ऑक्यूपाई ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। द स्ट्रक्चर ऑफ द बायमेटालिक ऑक्साइड इज। हाँ, ये क्वेश्चन पढ़ लो ढंग से, इसका पोल आएगा वापस से। पोल आएगा, पोल पोल, इसका भी पोल आएगा भाई। हाँ, टाइम हो गया खत्म क्वेश्चन पढ़ने का। अब मैं इसका पोल स्टार्ट कर रहा हूं, 30 सेकंड का टाइम हो रहा है तुम्हारे पास। यस यस यस, वेटेज कितना है इस चैप्टर का? क्यों हिम्मत आ रही है क्या वेटेज? अबे वेटेज तो एक एक क्वेश्चन आता है इससे ना, ज्यादा चिंता मत करो, एक क्वेश्चन आएगा और बहुत ही आसान, निहायत ही आसान। देखो ये 2019 का क्वेश्चन तुम्हारी कॉपी से आएगा वो क्वेश्चन भी, अगर अच्छे से पढ़ोगे तो। पढ़ोगे तो।
देखते हैं क्या होता है। हो गया टाइम खत्म, पोल स्टॉप हो गया। लो जी रिजल्ट देख लेते हैं, रिजल्ट देख लेते हैं। ओ 65.7%, बहुत बढ़िया, बधाई हो बधाई हो। हाँ मतलब पढ़ तो रहे हो भाई। अब की बार क्या हो गया था फिर? है भाई, अब की बार क्या हो गया था? देखो क्या कहता है, बी फॉर्म सीसीपी। सीसीपी का मतलब है यूनिट सेल है सर, इसमें एफसीसी, एफसीसी यूनिट सेल है। बी एटम कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। ए ऑक्यूपाई हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी 4, उसका हाफ मतलब ए कितना हो गया? 2 हो गया। ऑक्सीजन एटम कहां प्रेजेंट है? ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड 8 हो जाएगी। तो अब एक काम करो, ए बी और ओ का रेशियो निकालो। सर ये आएगा 2 4 8। सर ये हो गया 1 2 4। फॉर्मूला बन गया सर A B2O4। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी। कौन से साल का क्वेश्चन? 2019 जेईई मेंस का। खत्म है जी। तो भाई लोगों क्वेश्चन आसान आता है, मैं फिर कह देता हूं क्वेश्चन आसान ही आएगा भाई। लेकिन अगर तुम लोग ये छोड़ दोगे कि मुझे तो ना वो 3D में विजुअलाइज करना नहीं आया, ठीक है, वो विजुअलाइज करना नहीं आया, तो हो सकता है कि अच्छा क्वेश्चन तुम लोग ना कर पाओ। लेकिन ऐसे क्वेश्चन तो निपटा दो भाई, है ना। ऐसे ऐसे होते हैं चुटकियों में ये वाले क्वेश्चंस। आओ फिर खत्म करते हैं, अगला टॉपिक पढ़ते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी, है ना। ये वॉइड वाला जो खेल है थोड़े टाइम के लिए खत्म हो गया। अब ये वाला जो टॉपिक आएगा ये थोड़ा सा तुम्हें रिलैक्स देगा। सर रिलैक्स की हमें बहुत सख्त जरूरत थी, है ना, इसकी हमें सख्त जरूरत थी। अगला वाला टॉपिक आ रहा है अपना, जिसका नाम है पैकिंग एफिशिएंसी, है ना। ये वाला टॉपिक इंटरेस्टिंग है, ये वाला टॉपिक इंटरेस्टिंग है। ये वाला टॉपिक तुम्हें बोर नहीं करेगा, है ना। ये वाला टॉपिक तुम्हें बोर नहीं करेगा। पैकिंग एफिशिएंसी, कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी? देखो मैं आपको बताता हूं, एक यूनिट सेल है आपके पास, उस यूनिट सेल का जो टोटल वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम में से कितना वॉल्यूम एटम्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है, दैट इज पैकिंग एफिशिएंसी, है ना। जैसे जैसे मान लो आपका यूनिट सेल का वॉल्यूम है कुछ समथिंग, और उसका 50% वॉल्यूम एटम्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है, और 50% पे वॉइड प्रेजेंट है, तो आप कहोगे पैकिंग एफिशिएंसी 50% हो गई। मान लो 80% जो वॉल्यूम है वो एटम्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है, और 20% वॉल्यूम पे वॉइड है, तो आप बोलोगे सर पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी? 80%। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर मुझे पैकिंग एफिशिएंसी को डिफाइन करना हो तो इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है कि पैकिंग एफिशिएंसी इज द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स। टोटल स्पेस जो है यूनिट सेल का, उसमें से कितना परसेंटेज एटम्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है, दैट इज योर पैकिंग एफिशिएंसी। तो क्या मैं इसका फॉर्मूला लिख सकता हूं क्या? परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी का मैं फॉर्मूला लिख सकता हूं क्या कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय लैटिस पॉइंट्स, यस, या फिर पार्टिकल्स लिख देते हैं। लैटिस पॉइंट्स पे क्या प्रेजेंट होंगे? एटम, मॉलिक्यूल या फिर पार्टिकल्स। यस, पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अरे बोलो। और क्योंकि हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो परसेंटेज में आ जाएगा इनटू 100%। क्या इस चीज में कोई तकलीफ है आपको? हैं जी, क्या ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, क्या इसमें कोई तकलीफ है क्या आपको? सर तकलीफ कैसी बात की, मतलब आप कैसी बात कर रहे हो? हमें तकलीफ कैसे हो सकती है आपके होते हुए? टोटल वॉल्यूम का कितना वॉल्यूम एटम्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है, दैट इज योर पैकिंग एफिशिएंसी। यस 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 यस। अब एक बात बताओ तुम, अगर मान लो एज लेंथ ए हो, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है? कौन बताएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल कितना होगा? कौन बताएगा ये? हाँ जी, ओ जी बताओ जी। हाँ, अगर एज लेंथ ए है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल कितना होगा? यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर, ये तो हमने जवाब दे दिया सर, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। ए क्यूब होगा, बस, बहुत ही अच्छी बात है ना। अब एक चीज और देखो, ये वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय लैटिस पॉइंट कैसे निकलेगा? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या इसको? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। क्या ऐसे लिखा जा सकता है? क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है? हैं जी, इनटू 100%। भाई बात तो एक ही होगी ना यार। अरे दादा, एटम्स का वॉल्यूम कैसे निकलेगा? जैसे मान लो 4 एटम है,
तो नंबर ऑफ एटम्स 4 है यूनिट सेल में, इनटू एक एटम के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 एटम का वॉल्यूम आ जाएगा, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। बात तो एक ही होगी। अरे भाई सेम ही तो चीज है। यस यस, नोट कर लो, जरा नोट कर लो, हो जाए तो डन लिख देना, है ना, हो जाए तो डन लिख देना, हो जाए तो डन लिख देना, फिर आगे चलेंगे। हो जाए तो डन लिख देना, फिर आगे चलेंगे। हाँ जी, जल्दी बताओ, नोट करो नोट करो। हो गया, डन 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 डन, पक्का, ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। आओ फिर हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी निकालना सीखते हैं, हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी निकालना सीखते हैं। और सबसे पहले जो मैं पैकिंग एफिशिएंसी आपको बताने वाला हूं, सिखाने वाला हूं, वो है सिंपल क्यूबिक लैटिस की पैकिंग एफिशिएंसी। किसकी? सिंपल क्यूबिक लैटिस की पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है सर, सिंपल क्यूबिक लैटिस जो है सर वो दिखने में कैसा होता है? बहुत ही आसान सा होता है, बहुत छोटा सा, बहुत प्यारा सा होता है आपका सिंपल क्यूबिक लैटिस, जिसमें एटम्स सिर्फ और सिर्फ कहां प्रेजेंट होते हैं? इसमें जो एटम्स है बेटा सिर्फ और सिर्फ कहां प्रेजेंट होते हैं? सर एटम्स प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर्स पे, है ना। एटम्स कहां प्रेजेंट होते हैं बेटा? कॉर्नर्स पे। एटम्स कहां प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर्स पे, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। तो देखो एक एटम यहां प्रेजेंट होगा इस कॉर्नर पे, एक एटम यहां है, एक एटम यहां है, एक एटम यहां है, एक एटम यहां है, एक यहां है, एक यहां है और एक यहां। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा है। एक्चुअली होता क्या है, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है बेटा, ये डिस्टेंस है ए। ये डिस्टेंस कितनी है? एज लेंथ हम लोग कितनी मान के चल रहे हैं? ए। ठीक है, एज लेंथ हमको कितनी मान के चल रहे हैं बेटा? ए। यस, प्रिमिटिव यूनिट सेल होती है ना सिंपल क्यूबिक लैटिस में, यूनिट सेल कौन सी होती है? प्रिमिटिव यूनिट सेल होती है। यस, प्रिमिटिव यूनिट सेल होती है, बहुत बढ़िया। अब देखो ये जो दो एटम इस पे प्रेजेंट है ना, ये कुछ इस तरह से होते हैं, एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा, इस तरह से दो एटम प्रेजेंट होते हैं। ये तो आपको सिखाया था ना यार, ये चीज तो आपको सिखा रखी है। इस एटम की जो रेडियस है ना, रेडियस ऑफ एटम मैं मान लेता हूं कितनी? रेडियस ऑफ एटम में मान लेता हूं बेटा ए। कितनी मान ले? ए। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये वाली जो डिस्टेंस है आर है, ये वाली डिस्टेंस भी आर है, तो जो ए होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 2r के बराबर लिख सकता हूं क्या? हाँ जी, हाँ जी, ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए डायरेक्ट, ये रिलेशन आपको डायरेक्ट होने याद होना चाहिए, ए इज इक्वल टू 2r। क्या ये याद रहेगा? यस, कैसे लिखा जा सकता है? ए इज इक्वल टू 2r लिखा जा सकता है। और अगर मान लो, और अगर मान लो फिर भी तुम्हें परेशानी है, और अगर मान लो फिर भी तुम्हें परेशानी है, तो देखिए सिंपल क्यूबिक लैटिस आपके सामने है। हाँ, सिंपल क्यूबिक लैटिस आपके सामने है। सिंपल क्यूबिक लैटिस कैसे बनता है, ये हालांकि सारी चीज मैं सिखा चुका हूं आपको। ये आपका एक बड़ा सा क्यूब है, ये एक सिंपल क्यूबिक लैटिस दिया है। अब इसको थोड़ा बाहर निकाल के दिखाएगा ये, है ना, बाहर निकाल के दिखाएगा, बाहर निकाल के दिखाएगा। कहां दिखाएगा? देखो मैं देख लेता हूं, हाँ वही चीज समझा देता हूं, पूरी चीज समझाने की जरूरत नहीं है ना। आपको ये समझना है कि a इज इक्वल टू 2r कैसे आया, है ना। हम लोग सिर्फ वो समझे, उससे हमारा काम बन जाएगा, उससे हमारा काम बन जाएगा। ये देखो, ये देखो बेटा, ये है सिंपल क्यूबिक लैटिस, है ना, जहां पर एटम कहां प्रेजेंट होते हैं? सर सिंपल क्यूबिक लैटिस में जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। देखो ये रहा एक कॉर्नर का सेंटर, ये रहा, ये रहा, ये रहा, चार कॉर्नर ये रहे, चार इनके जस्ट पीछे हैं। तो ये वाली जो लेंथ है इसकी बात हो रही है, ये वाली जो लेंथ है बेटा ए है, तो ये जो ए है, ये वाली आर, ये वाली आर, तो जो ए होगा वो किसके बराबर है? 2r के बराबर। क्या देख पा रहे हो आप लोग, है ना, क्या आप लोग देख पा रहे हो ये चीज? हाँ ना, बोलो जरा, क्या चीज समझ में आ रही है आप लोगों को? a इज इक्वल टू किसके बराबर है बेटा? 2r के बराबर है ना। यस यस यस, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। चलो फिर इसको मिटा देते हैं। हाँ, अब ये वाली चीज तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना। ये जो चीज अब समझाने जा रहा है, ये तो कंट्रीब्यूशन समझाने जा रहा है, कंट्रीब्यूशन हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना। कंट्रीब्यूशन को हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि कंट्रीब्यूशन 1 होगा, नंबर ऑफ एटम्स 8 होंगे, 1 हो जाएगा इसमें, है ना। ठीक है, अब देखो ये वाली चीज a इज इक्वल टू 2r को एक बार फिर से समझाएगा। ये वाली एज लेंथ a है, ये वाली अगर एज लेंथ a है तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी r होगी, ये वाली डिस्टेंस r, ये वाली डिस्टेंस r, तो a इज इक्वल टू 2r हो जाएगा, है ना। ये चीज थी जो आपको समझानी थी, मेरे हिसाब से आपको पहले भी समझ में आ गई होगी,
है ना, आपको समझ में पहले भी आ गई होगी। अरे बड़ा क्यों कर दिया इसको। यस, तो ये सिंपल क्यूबिक लैटिस के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, A इज इक्वल टू 2R। अब एक चीज और बताओ मुझे, सिंपल क्यूबिक लैटिस में प्रिमिटिव यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं सर? प्रिमिटिव यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं 8 इंटू 1/8। यस, नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए सर? एक ही एटम प्रेजेंट होता है। ठीक है, कितना एटम प्रेजेंट होता है? एक एटम। अब मुझे एक बात बताओ, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स कितना होगा? यहां पर हम लोग एटम को क्या मान के चलते हैं? स्फीयर मान के चलते हैं। और स्फीयर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? स्फीयर का वॉल्यूम निकालते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? 4/3 पाई आर क्यूब। और हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखा ही था कि जो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होगा बेटा, यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होता है सर? वो होता है A क्यूब। बताया था आप लोगों को यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होता है? A क्यूब। यस, तो अब आ जाओ, क्या लिख रहे हो? A इज इक्वल टू 2R, रेडियस A/2 होगा। हाँ, तो रेडियस तो A/2 ही है ना, ये रहा A इज इक्वल टू 2R, तो रेडियस तो A/2 ही तो है। हाँ, यस। अरे भाई A/2 तो है, R इज इक्वल टू A/2 तो कहना क्या चाहते हो? यस, ये वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ये हो गया बेटा। परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी? परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है सर 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय A क्यूब इंटू 100%, यही होगा। अब देखो, एक ही जगह आपको क्या लिखना है? एक ही जगह आपको लिखना है A इज इक्वल टू 2R, है ना। तो यहां पर क्या लिख दो? 2R का क्यूब। एक ही जगह क्या लिख दिया बेटा? 2R का क्यूब। तो देखो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, ये इंटू 100% भी तो आएगा, है जी, इंटू 100% भी तो आएगा। ये लो, अब देखो यहां पर R क्यूब है, बेटा R क्यूब से R क्यूब उड़ जाएगा। लास्ट में अगर आप परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी निकालोगे तो आपको मिलेगा 52.4%। कितना मिलेगा? 52.4%, बस। यस, और परसेंटेज जो एम्प्टी स्पेस है, जो खाली स्पेस है, वो कितना हो जाएगा सर? 100 में से 52.4% को माइनस कर दो, ये आपका वैकेंट स्पेस प्रेजेंट होगा। कोई दिक्कत है? रेडियस इज इक्वल टू 1 कहां लिखा है भाई? अबे तुम छोड़ो यार, कहां लिखा है रेडियस? तुम तो एक तो ना, मतलब कहीं अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लिखा भी है तो देख लो ना यार, समझाया भाई ये चीज, है ना। A इज इक्वल टू 2R होगा, इस बात को समझ लो तुम। एटम का जो रेडियस है बेटा वो R है, रेडियस ऑफ एटम कितना है? R है। अच्छा, रेडियस ऑफ एटम A लिखा हुआ है, ओ सॉरी, यहां की बात कर रहे हो क्या? एटम की रेडियस R है। हाँ, A तो क्या है? एज लेंथ है। A क्या है? एज लेंथ है बेटा, इसको नोट करना। A क्या है बेटा? एज लेंथ है। तो इसमें देखो, ये तो बहुत ही गंदी सी पैकिंग एफिशिएंसी है ना यार। सिर्फ और सिर्फ 52.4% ऐसी स्पेस है जहां पर एटम्स प्रेजेंट है। सर इसमें जो एम्प्टी स्पेस है बहुत ज्यादा है, तो सर ये वाली जो पैकिंग एफिशिएंसी इतनी बढ़िया नहीं है ना। इसमें बहुत सारा वैकेंट स्पेस खाली है। यस, चलो फिर नोट करो इसको फटाफट। हाँ जी, फटाफट से नोट करो बेटा। और अगर नोट हो जाए तो डन लिख देना, फिर आगे चलेंगे, है ना। अगर नोट हो जाए तो डन लिखना, फिर हम लोग आगे चलेंगे। फटाफट नोट करो, देखें इसको। हाँ, लिख दिया, सही कर दिया बेटा, सही कर दिया। रेडियस ऑफ एटम को R माना हमने। नोट कर लो तो डन लिख देना बेटा, फिर आगे चलेंगे। नोट हो जाए तो डन लिखना, फिर आगे चलेंगे। हो गया है? क्या आप बात कर रहे हो? सबने कर लिया? मतलब सही बताओ। अरे बहुत बढ़िया। चलो, अब हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करने वाले हैं किस में सर? अब हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में। किसमें? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में। तो देखो, सारी दुनिया जानती है कि जब मैं बीसीसी की बात करता हूं, तो बेटा बीसीसी में जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं, जल्दी से बताइए वो कहां प्रेजेंट होते हैं?
बीसीसी में जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो कहां कहां प्रेजेंट होते हैं, जल्दी बताओ सर। एक तो प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर्स पे, और कॉर्नर्स के साथ साथ सर एटम्स और प्रेजेंट होते हैं कहां, बॉडी के सेंटर पे। तो देखो ये रहा कॉर्नर, 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 और ये रहा कॉर्नर, और ये रहा कॉर्नर। यस, यही होगा। और साथ साथ जो आपका बॉडी का सेंटर है यहां पर भी एक एटम प्रेजेंट होगा। ठीक है, अच्छा अब एक चीज देखो, मैं यहां इस पॉइंट को लिख देता हूं ए, इस वाले पॉइंट को लिख देता हूं बी, और इस वाले कॉर्नर को लिख देता हूं सी। तो क्या ऐसा कहा जा सकता है, हाँ जी, क्या ऐसा कहा जा सकता है कि जो एसी होगा, जो एसी होगा, क्या वो बॉडी का डायगोनल होगा? यस। और सुनो, कहानी यहीं पे खत्म नहीं हुई है, कहानी यहीं पे खत्म नहीं हुई है। ये जो आपका ए बी है, ए बी जो है ये कितना होगा सर, ए बी है बॉडी डायगोनल, सॉरी फेस डायगोनल। अगर ये वाली डिस्टेंस ए है तो जो ए बी होगा बेटा, ये मैं कैलकुलेट करवा चुका हूं आपको, ए बी का ये जो लेंथ होगा वो कितना होगा, √2a। यस। और ये जो ए सी होगा बेटा, ये जो AC होगा इसका डिस्टेंस कितना होगा, इसका लेंथ कितना होगा, √3a। क्या ये चीज वापस कैलकुलेट करवाने की जरूरत है क्या आपको, जल्दी से बोलो, क्या ये चीज आपको वापस कैलकुलेट करवाने की जरूरत है? हाँ जी, हाँ जी, क्या ये चीज वापस कैलकुलेट करवाने की जरूरत है? जो बेटा 2a है दैट इज योर फेस डायगोनल, हालांकि हम लोगों ने लास्ट क्लास में कैलकुलेट किया था। और ये क्या बेटा, दिस इज योर बॉडी डायगोनल। ठीक है, ये क्या है, दिस इज योर बॉडी डायगोनल। समझ में आ रही मेरी बात? नहीं है जरूरत, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। अब एक चीज और बताऊं मैं आपको, हम लोगों ने एक चीज बोली थी कि बॉडी डायगोनल, ये जो बीसीसी स्ट्रक्चर होती है, इस बीसीसी में जो बॉडी के सेंटर पे रखा हुआ एटम है, बीसीसी में जो बॉडी के सेंटर पे रखा हुआ एटम है वो सारे कॉर्नर एटम को टच करता है। मैंने चीज बताई थी, और इसी वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर उसका 8 हुआ करता था। तो एक्चुअली होता क्या है, अगर मैं एसी को बनाऊं ना, अगर मैं एसी को बनाऊं ना, तो एसी दिखने में ऐसा होगा, ऐसा। दिस इज योर AC, ये A है, दिस इज योर C। ये वाला जो कॉर्नर वाला, सॉरी बॉडी के सेंटर पे जो एटम है वो इन दोनों कॉर्नर वाले एटम को टच करता है, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है ना? तो एक बात बताओ, ये वाली जो डिस्टेंस है AC, ये तो आपने कह दी √3a। ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस है R, ये भी R, ये भी R, ये भी R। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं, क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि बीसीसी लैटिस के लिए, बीसीसी लैटिस के लिए जो √3a है, √3a का वैल्यू है वो किसके बराबर होगा, 4r के बराबर होगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप लोगों ने लिखा है जिसपे काफी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। क्या ऐसा कहा जा सकता है? हाँ जी, क्या ऐसा कहा जा सकता है? यस यस बोलो, देखें, क्या √3a = 4r लिखा जा सकता है दादा? ये चीज क्लियर है ना बेटा? ये से ये वाली जो डिस्टेंस है √3a है, r + 2r + r, ये हो जाएगा बेटा 4r। 2r नहीं मुन्ना दादा, 2r नहीं, 4r, 4r, 4r। यस, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात और बताओ, नंबर ऑफ एटम्स बीसीसी यूनिट सेल में कितने होते हैं? नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे 2, है ना? तो परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है सर? वो हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम, 4/3πr³ डिवाइडेड बाय a³ इनटू 100%। यही होती थी परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी। जल्दी बोलो। यस। तो बेटा देखो, यहां से ये बन गया 8/3πr³, और यहां से आप a का वैल्यू क्या लिख सकते हो? a का वैल्यू लिखा जा सकता है 4r/√3, है ना? a का वैल्यू लिखा जा सकता है 4r/√3 का क्यूब, और इसको आपको करना है 100 से मल्टीप्लाई। देखो यहां से क्या होगा सर, r³ से r³ उड़ जाएगा सर। बाकी कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे, कैलकुलेशन करने में सर हम लोग भयंकर माहिर हैं, बहुत जबरदस्त माहिर हैं। तो इसी वजह से सर पैकिंग एफिशिएंसी जो मिलेगा इसका, वो मिलेगा 68%। अच्छा सर, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी बहुत जबरदस्त है ना? इसमें अगर आप परसेंटेज एम्प्टी स्पेस की बात करोगे, अगर आप इसमें परसेंटेज एम्प्टी स्पेस की बात करोगे तो वो कितना हो जाएगा, 100 में से 68% को माइनस कर दो सर। यहां पर 32% वॉल्यूम ऐसा है जो कि वॉइड ने ऑक्यूपाई कर रखा है, एम्प्टी स्पेस 32% होगा। क्या ये चीज क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी, बताओ जी। तो बेटा ये वाला जो फॉर्मूला है ना दादा, ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। बीसीसी लैटिस में कभी कभी डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछ लेता है, डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछ लेता है। इसी वजह से ये वाला फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। क्या ये बात क्लियर है? यस यस यस। अबे कैलकुलेशन नहीं करके बताऊंगा। हाँ, कोई कह रहा है कैलकुलेशन भी करके बताओ।
है ना ना ना, मैं नहीं करवा रहा, सीधा मैंने लिख दिया 68%, बस वो काफी है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो करके देख लेना, और बाकी तुम्हें भी ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट याद रखोगे। ठीक है, आपको ये डायरेक्ट याद रखनी है। ये तो मैंने तुम्हें पूरा समझाया कि कैसे 68% आई है, इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, क्लियर? नोट कर लो, हो जाए तो डन लिखना, फिर आगे चलते हैं। नोट करो, हो जाए तो डन लिखना, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हो जाए तो डन लिखना भाई, आगे चलेंगे फिर। हो गया है? ओ भाई साहब, गजब गजब गजब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो इसमें देखता हूं कहीं बीसीसी वाला है क्या। वैसे तुम्हें समझ तो आ गया होगा यार, क्यों भाई? यार तुम्हें समझ तो आ गया होगा, बट फिर भी अगर किसी को 3D वाला स्ट्रक्चर देखने में मजा आता है, देखो बीसीसी वाली ये वाली चीज बताई थी ना, बीसीसी कैसे बनता है, एक बार वापस तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा। देखो बीसीसी में बताया था मैंने आपको, बीसीसी में मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो ये वाले एटम्स होते हैं, ये कॉर्नर वाले एटम देखो आपस में टच नहीं कर रहे। ये जो कॉर्नर वाले एटम है, जैसे मान लो यहां पर इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें ऐसे, है ना, ये सामने वाले 4 एटम है, ये कॉर्नर ये कॉर्नर ये कॉर्नर ये कॉर्नर, है ना, चारों कॉर्नर वाले एटम, ये वाला इसको टच नहीं करता, ये वाला इसको टच नहीं करता, ये वाला इसको टच नहीं करता, तो कॉर्नर वाले एटम एक दूसरे को टच नहीं करते। ये चीज हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, आगे चलो, है ना। ये एकदम बढ़िया ढंग से घुमा के समझा रहा आपको कि दिस इज योर बीसीसी लैटिस। अब क्या करेगा, इसमें से एक को ये बाहर निकालेगा, छोटा सा पार्ट, है ना, ये देखो ये बाहर निकाला, ये बाहर निकाल के आपको समझा रहा है। ये चीज देखो, ये है बॉडी का सेंटर, ये बॉडी का सेंटर सारे के सारे जो 8 कॉर्नर वाले एटम है, इन 8 कॉर्नर वाले एटम को टच कर रहा है। इसी वजह से इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है हम लोग 8 लिखते थे। अरे समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी, दिख रहा है ना अभी? अभी तो एकदम शानदार दिख रहा होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर बीसीसी के लिए 8 होता था। अब क्या करेगा ये काट के दिखा रहा है, ये तुम्हें काट के दिखा रहा है कि भैया इसमें जो फॉर्मूला लिखा था ना अभी हमने, √3a इज इक्वल टू 4r, देखो यही चीज को ये दिखाएगा, यही चीज को ये दिखाएगा कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स 2, ये तो हम लोग पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, है ना, ये चीज तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली, ये चीज तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली, ये भी कैलकुलेट कर ली। ये देखो ये देखो, ये रहा, ये चीज आपको दिखा रहा है। ये है बेटा बॉडी का सेंटर, दिस इज योर बॉडी सेंटर, ये बॉडी का सेंटर है, और ये है कॉर्नर वाले एटम, ये कॉर्नर वाला ये रहा, एक कॉर्नर वाला ये रहा, है ना। ये वाली जो डिस्टेंस है वो आर है, ये वाली डिस्टेंस जो है वो आर है, ये है आर और ये है आर, ये वाली डिस्टेंस √3a है, तो √3a की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी? 4r के बराबर हो जाएगी। ये इस चीज को यहां पर समझा रहा है, जो चीज हम लोग पहले ही समझ चुके हैं। यस बेटा, वो चीज तो हम लोग समझ चुके हैं ना पहले, स्किप क्या करना है उसमें, वो चीज तो हम लोगों ने पढ़ ली, √3a इज इक्वल टू 4r, है ना। ये चीज अभी मैं फॉर्मूला आपको लिखवा चुका हूं, है ना, ये फॉर्मूला तो मैंने आपको लिखवा दिया। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, है ना। ये a इज इक्वल टू 4r बाई √3, ये सारी कैलकुलेशन करके लास्ट में बताएगा कि सर पैकिंग एफिशिएंसी, यहां पर देखो लास्ट में ये बताएगा कि पैकिंग एफिशिएंसी 68% आ रही है, देखो ये रहा, है ना, यही चीज यहां पर बताएगा। ठीक है ना, तो ये 3D में इस तरह से समझाया है, और मैं आपको 2D में भी समझा चुका हूं। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी बढ़िया ढंग से। अब हम लोग आगे चलते हैं, अब हम लोग आगे चलते हैं और पैकिंग एफिशिएंसी देखते हैं किसमें, हम लोग आगे चलते हैं और बेटा पैकिंग एफिशिएंसी देखेंगे एफसीसी लैटिस में। किसमें? एफसीसी लैटिस में। यस, किसमें? एफसीसी लैटिस में। ठीक है जी, आगे चलें। हाँ चलो जी आगे चलते हैं, आओ बेटा। एफसीसी लैटिस में एटम्स कहां कहां प्रेजेंट होते हैं जल्दी से बताओ। ये बहुत ही आसान वाला पार्ट है ना, ये वाला आसान वाला पार्ट है ना यार, इजी पार्ट है, इसको खत्म कर लेते हैं जल्दी से, है ना। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है भाई, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, कोई ये ना समझे, कोई ये ना समझे कि आसान है तो मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट है भाई, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेई में। आओ 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 आओ, ये देखो एटम कहां कहां प्रेजेंट है सर? कॉर्नर पे प्रेजेंट है सर, कॉर्नर पे प्रेजेंट है सर। 8 कॉर्नर होते हैं सर, 8 कॉर्नर पे 8 एटम बना दो, ये लो भाई बना दिए। और सर फेस के सेंटर पे भी प्रेजेंट होंगे, एक फेस का सेंटर ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक फेस का सेंटर ये होगा, एक फेस का सेंटर ये होगा। ठीक है, क्लियर? अच्छा अब देखो, ये वाला जो कॉर्नर है इसको मैंने ए लिख दिया, इस वाले को बी लिख दिया, इस वाले को सी लिख दिया, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, ए से सी, AC क्या AC फेस डायगोनल है? बोलो बोलो,
क्या एसी फेस डायगोनल है? हाँ ना बोलते रहो भैया। और अगर ये फेस डायगोनल है तो जो एसी का डिस्टेंस होगा क्या वो लेंथ होगा? क्या वो √2a होगा? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्या वो √2a होगा? यस, क्या वो √2a होगा? होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल होगा सर। और मैं आपको एक खास बात बताता हूं, आपको एक मैं खास बात बताता हूं। अगर मैं इसको डी कह दूं, अगर मैं एक फेस की बात करूं, अगर मैं एक फेस की बात करूं एफसीसी के, तो जो फेस के सेंटर पे रखा हुआ एटम है, जो फेस के सेंटर पे रखा हुआ एटम है, वो चारों कॉर्नर वाले एटम को टच करता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझनी पड़ेगी। ये है एटम ए, दिस इज योर बी का सेंटर, दिस इज योर सी का सेंटर एंड दिस इज योर डी का सेंटर। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, क्या आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि बेटा ये है फेस का सेंटर, ये वाला एटम, और ये है चार कॉर्नर वाले एटम। फेस सेंटर वाला जो एटम है वो चारों कॉर्नर वाले एटम को टच करता है, लेकिन कॉर्नर वाले एटम एक दूसरे को टच नहीं कर रहे। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको समझनी पड़ेगी। क्या ये चीज क्लियर है? यस। तो अगर मान लो सर ये ऐसा है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस की हम लोग बात कर रहे हैं, दिस डिस्टेंस इज AC, AC इज √2a। यस, ये लिखा हुआ AC इज √2a, ये है सर R, ये है सर 2R और ये है सर R। तो इसका मतलब ये हुआ आज जो फॉर्मूला बनेगा वो सर √2a इज इक्वल टू 4R बनेगा। याद कर लियो, कसम खा लियो, कसम मेरी मत खाना, इस फॉर्मूले को याद करना है, रट लो इसको। √2a इज इक्वल टू 4R। बोलो, कोई परेशानी? हाँ जी हाँ जी, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। √2a इज इक्वल टू 4R किसमें होता है? एफसीसी में। √3a इज इक्वल टू 4R किसमें होता है? बीसीसी में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो अब देखो नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं एफसीसी में? नंबर ऑफ एटम्स इन एफसीसी यूनिट सेल कितने होते हैं जल्दी बताओ? सर 4 होते हैं, है ना, वो होते हैं 4। तो जो परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी आप निकालोगे, परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी निकालोगे, वो हो जाएगी 4 एटम, एक एटम का वॉल्यूम होगा 4/3 πr³ डिवाइडेड बाय a³ इनटू 100%। यस, और यहां से अगर आप a का वैल्यू निकालोगे वो आएगा 4R/√2। तो यहां से परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी आपको कैलकुलेट करनी है, ये हो जाएगा 16/3 πr³ डिवाइडेड बाय a की जगह लिख दो आप 4R/√2 का क्यूब, 4R/√2 का क्यूब इंटू 100%। R³ से R³ उड़ जाएगा, बाकी सारी कैलकुलेशन आप लोग करोगे, है ना, करनी नहीं है, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूं, याद कर लो, विश्वास कर लो मेरे ऊपर। इतनी परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी होगी इसकी 74%, ठीक है। और इसमें जो परसेंटेज एम्प्टी स्पेस होगा, जो परसेंटेज एम्प्टी स्पेस होगा सर वो होगा 26%। मजा आ गया। यस, जो परसेंटेज एम्प्टी स्पेस होगा वो कितना होगा? 26%। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? हाँ जी हाँ जी, अरे बोलिए, क्या मेरी बात आपको समझ में आई? क्या ये चीज क्लियर है? 26%। तो अगर कोई आपसे कहे कि कौन सा लैटिस है जो सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो आप बोलोगे वो वाला लैटिस ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें परसेंटेज वैकेंट स्पेस बहुत कम हो, और वो सबसे कम किसमें होता है? एफसीसी में होता है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये है बिकॉज इसमें एटम्स के बीच खाली जगह काफी कम है। क्लियर? पैकिंग बहुत जबरदस्त है, पैकिंग बहुत शानदार है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? इसको नोट कर लो, और अगर नोट हो गया तो डन लिख देना, फिर हम लोग इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना। फटाफट से नोट करो, और अगर हो जाए तो डन लिख देना, फिर हम लोग आगे चलेंगे, फिर हम लोग आगे चलेंगे बेटा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नोट करो बेटा, और हो जाए तो डन लिखना। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आओ फिर आओ, आओ फिर आओ, एक क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये जेई 2015 का क्वेश्चन है ना। कौन से साल का? सर ये जेई 2015 का क्वेश्चन है सर, और इसको अभी ऐसे निपटाएंगे ना हम लोग ढंग से, ऐसे इसको निपटाएंगे ना ढंग से, इसको पता भी नहीं लगेगा।
आइए क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, हमसे कहता है सोडियम मेटल क्रिस्टलाइजेस इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। सोडियम जो है बेटा वो क्या बनाता है, बीसीसी बनाता है। और कहता है यूनिट सेल का जो एज लेंथ है सर वो है 4.29 एंगस्ट्रॉम। और हमसे क्या पूछता है भाई, बताइए सोडियम एटम का रेडियस कितना होगा, कितना रेडियस होगा। हमने मान लिया आर होगा, है ना, इसका जो रेडियस है हमने मान लिया कितना होगा जनाब, वो होगा आर। और हमने पढ़ा है कि फॉर बीसीसी, बीसीसी के लिए √3a इज इक्वल टू 4r होता है कि नहीं होता, ईमानदारी से बताओ। तो जो आर का वैल्यू होगा वो हो जाएगा √3a/4। ए भाई हाँ ना बोलना यार, सर √3a का वैल्यू होता है 1.732, ए का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 4.29, और इसको अगर आप डिवाइड करोगे 4 से तो देखो जो समझदार बालक है वो अपना दिमाग लगाएंगे, है ना। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इसको कैलकुलेट करने लग जाएंगे। समझदार इंसान अपने दिमाग का यूज करेगा, वो पता क्या बोलेगा, वो ये सोचेगा अगर 4.29 को 4 से डिवाइड करें तो वैल्यू 1 से थोड़ी सी ज्यादा मिलेगी, वैल्यू 1 से थोड़ी सी ज्यादा है, वो अगर 1.732 से मल्टीप्लाई होगा तो जो फाइनल वैल्यू आएगी वो 1.7 से थोड़ी सी ज्यादा होगी। ऑप्शन देखेगा 1.7 से थोड़ी सी ज्यादा, ए की वैल्यू है कौन सी 1.86 एंगस्ट्रॉम। क्या हो गया इसको, रुको भाई ये भी गर्म हो गया लग रहा है, गर्म हो गया ये भी, ये तुम्हारी तरह, ये भी तुम्हारी तरह गर्म हो गया है ना। ये देखो कुछ नहीं हो रहा इसमें, अब थोड़ा रुकने देना पड़ेगा इसको। अब तुम्हारी बद्दुआ लग गई है, जो तुमने आज पूरी क्लास में जो बसड़ फैलाई है ना, जो गंद फैलाई है तुमने आज पूरी क्लास में, उससे उसकी नाराजगी है इसको, उसकी नाराजगी है इसको। हाँ ये साला सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मैं बता रहा हूं। पूरी क्लास में मैं देख रहा हूं लोग इतना स्पैम कर रहे हैं, हाँ भाई लोगों खुद अब सोच के देखो ना यार, ये इसी वजह से मैं कहता हूं 8 लाख लोग एग्जाम जेई का देते हैं, 8 लाख लोग एग्जाम, और मेरी गारंटी है इन 8 लाख में से जो सीरियसली एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले लोग हैं वो सिर्फ 2 लाख है, इससे ज्यादा नहीं है भैया, इससे ज्यादा नहीं है। सिर्फ इतने से लोग ऐसे हैं जो ईमानदारी से प्रिपरेशन करते हैं एग्जाम की, और वो जो ईमानदारी से प्रिपरेशन करते हैं ना, वो यहां पर जो फालतू में तुम लोग बकवास करते हो ना वो नहीं करते हैं। तो जो कंपटीशन होता है ना वो 2-2.5 लाख 3 लाख बच्चों के बीच में होता है, और इसी में से बच्चे एग्जाम में अच्छा कर जाते हैं। दिखने में वो 8 लाख होते हैं, उन 8 लाख में से जो मैक्सिमम लोग हैं वो काम करते हैं जो तुम लोग यहां कर रहे हो। और फिर तुम लोग सपने देखते हो साला मैं आईआईटी में जाऊंगा, अबे आईआईटी कोई हलवा है जिसको मन कर जियो तब खा लिया, ऐसे नहीं होता भाई। कोई डंकी कॉलेज, इंजीनियरिंग का डंका कॉलेज ऐसे नहीं मिलता, है ना। हाँ तो ये सच्चाई है। जो यहां जो कंपैरिजन में रह जाते हैं ना, वो ये मास्टर अच्छा पढ़ाएगा, ये अच्छा पढ़ाएगा, मैं तो इससे पढ़ूंगा, कोई कहेगा नहीं नहीं मैं उससे पढ़ूंगा, मर जाओगे ऐसे कंपैरिजन में, है ना। यस अगर कोई भी जो टॉपर हो ना कभी आईआईटी का, उससे पूछना, कभी उससे पूछना तूने साल भर में कितने टीचर चेंज किए हैं, नहीं किए होंगे उसने, है ना, उसने नहीं किए होंगे इतने सारे टीचर्स चेंज। उसको कोई कंपैरिजन से मतलब नहीं, उसको सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब है ना। तो भाई मैं तो यही कहता हूं विश्वास करो इधर जो भी बंदा खड़ा है, और फालतू में इसमें मत पढ़ो कि वो अच्छा है वो अच्छा है वो अच्छा है। सब अच्छे हैं, ईमानदारी से मेहनत करते हैं, हम लोग भी करते हैं, कोई और भी करता है, सब लोग करते हैं, है ना। तो यार ये ऐसी चीज, और अगर मान लो तुम्हें कंपैरिजन करना ही है तो भैया मेरी क्लास में आके मत करो ना, मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा, है भाई। मेरी क्लास में आके स्पैम करते हो, मतलब क्या उसका, इसकी वजह से बाकी जो लोग हैं उनकी पढ़ाई खराब होती है। और मैं चाहूं तो यहां से चैट ऑफ भी कर सकता हूं, लेकिन मैं क्या थोड़ा सा डेमोक्रेटिक आदमी हूं, मैं थोड़ा डेमोक्रेसी में विश्वास करता हूं, है ना। मैं थोड़ा ऑटोक्रेट नहीं हूं, तानाशाही में विश्वास मेरा थोड़ा कम है। इसी वजह से मुझे लगता है कि जो जनता लिखती है उसको लिखने देना चाहिए, है ना। हो सकता है थोड़े टाइम बाद वो सही हो जाए, लेकिन तुम तो साला मतलब पूरी क्लास में मजे ले लिए तुमने। आज तुम्हारा दिल हल्का हो गया होगा, बोले आज जो केमिस्ट्री में हमने स्पैम किया ना मजा आ गया सर आज, है ना। आज अपने यार दोस्तों को बताना तुम, ओ ठीक हो गया ये, आज अपने यार दोस्तों को बताना तुम कि भाई क्या मजे लिए ना आज, क्या जबरदस्त मजे किए आज केमिस्ट्री में, है ना। लो कहने का मतलब ये है यार, मैं तो यही सोचता हूं
मैं तो यही सोचता हूं कि जो बच्चे यहां पर आके स्पैम करते हैं, जो बच्चे यहां पर आके स्पैम करते हैं, उनके जो घर वाले हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनकी मम्मी होगी, उनके पापा होंगे, वो भी ये सोचते तो होंगे ना यार कि मेरा बेटा जेईई का एग्जाम देने जा रहा है। या फिर हो सकता है आप में से बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हो आपके बच्चों के, जिनके पेरेंट्स को पता भी नहीं है कि आईआईटी जेईई का एग्जाम क्या होता है, उसके टफनेस, वो कितना टफ एग्जाम है वो। उनको ये भी नहीं पता होगा कि अगर आप आईआईटी में पहुंच गए, अगर आप एक अच्छे एनआईटी में पहुंच गए तो क्या होने वाला है, उससे आपके जीवन में कितना परिवर्तन होने वाला है, कितना बदलाव होने वाला है, तो आपके पेरेंट्स को नहीं पता होगा। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके जो पेरेंट्स होंगे वो अनपढ़ होंगे, लेकिन वो हर एक कोशिश कर रहे हैं आप लोगों की लाइफ को अच्छा बनाने के लिए। अपना पेट काट काट के तुम्हारी पढ़ाई पे वो लोग खर्च कर रहे होंगे, है ना। और आप लोगों में से ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनको झूठा तसल्ली देते होंगे ना, सांत्वना देते होंगे ऐसे कि मैं कर लूंगा, और यहां पर आकर वो काम करते होंगे जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। तो भैया कैसे नजरें मिला लेते हो यार तुम, हैं जी, कैसे नजरें मिला लेते हो अपने घर वालों से। वो दिन भर तुम्हारे लिए काम करते हैं भाई, हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सेक्रीफाइस करते हैं वो सिर्फ तुम्हारे लिए, और तुम उसका क्या मतलब फायदा उठा रहे हो, कैसा नाजायज फायदा उठा रहे हो, तुम्हें भी नहीं पता होगा। ये चीज तुम्हें आज नहीं अखरेगी, लेकिन जीवन में जरूर अखरेगी कभी ना कभी, है ना। कभी ना कभी तुम्हें एहसास होगा। अभी चलो ये उम्र ऐसी है जिसमें थोड़ा कम होता है, लेकिन लाइफ में होगा कभी रिग्रेट, में बता रहा हूं। और उस दिन जब पीछे मुड़ के देखोगे तो कुछ पाने के लिए कुछ नहीं होगा, सब कुछ हाथ से निकल चुका होगा। दिस इज द टाइम जिसमें जो करना है वो कर लो, फिर बाकी कुछ नहीं है बेटा जीवन में। आजकल लाइफ में इतना कंपटीशन है ना, ऐसे ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस से लोग इंजीनियरिंग करके आ गए हैं। हाथ में पत्थर लेके फेंकोगे ना किसी इंजीनियर के सर पे गिरेगा वो। मार्केट में इतने सारे इंजीनियर हो रखे हैं, लेकिन उसमें से कितने इंजीनियर ऐसे हैं जो 20-20, 22-22, 15-15 हजार की नौकरी के लिए घूम रहे हैं। कोई फायदा नहीं है जीवन में। सीरियस हो जाओ, अभी भी टाइम है, यही तुम्हारी गोल्डन गोल्डन टाइम है, तुम्हारी उम्र, है ना। तो यार मतलब थोड़ा, जो पेरेंट्स हमारे ऊपर जो विश्वास करते हैं, जो सेक्रीफाइस करते हैं हमारे लिए, क्या दे सकते हो तुम उनको? तुम्हारे पास कुछ ज्यादा है नहीं देने को उनको, सिर्फ इतना सा देख सकते हो कि जो वो तुम्हारे लिए जो मेहनत कर रहे हैं, अपनी तरफ से 100% एफर्ट दो, उनको दिलासा दिलाओ कि हाँ आप लोग जो मेरे ऊपर विश्वास कर रहे हो, मैं उस पर खरा उतरने के लिए अपनी तरफ से 100% कोशिश कर रहा हूं। सिर्फ इतना विश्वास दिलाओ, वही मन के लिए काफी है। फिर तो जो होगा वो होगा कि नहीं होगा वो बात की बात है यार। हर कोई आईआईटीएन नहीं बनता, है ना, हर कोई इंजीनियरिंग नहीं करता, लेकिन एक ईमानदारी वाला एफर्ट होता है, वो तुम लोग नहीं कर रहे हो। और मुझे तो बड़ा ही बुरा लगता है जब लोग यहाँ आके कैसे मतलब टाइम बर्बाद कर देते हैं। अरे भैया वो बोलते हैं ना टाइम इज मनी, ये बिल्कुल सही बात है। आज टाइम खर्च करने के लिए तुम्हारे पास है, लाइफ में नहीं होगा, रिग्रेट होगा, मैं बता रहा हूं तुम्हें। मत करो ये सारा सब कुछ फालतू काम, है ना। पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा, है। हाँ आओ आओ, ये वाला क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन को तुम करना होमवर्क में, घर पे करियो। मैं खूब सारा होमवर्क दे रहा हूं आज तुम्हें, क्योंकि तुमने खूब सारा टाइम खराब किया आज मेरा, है ना। तो इसी वजह से होमवर्क भी खूब सारा मिलेगा तुम्हें आज, होमवर्क भी खूब सारा मिलेगा, करके आइयो अगली क्लास में। ये उसी की सजा है, ये नहीं करना, है ना, ये नहीं करना। ये वाला करेंगे, हाँ ये वाला कर लेना, ये भी आपका होमवर्क है। काफी सारे क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं होमवर्क में, ईमानदारी से करना इन क्वेश्चंस को, ये भी कर लेना। कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है। एक बार नोट्स अच्छे से रिवाइज करना, एक बार नोट्स अच्छे से रिवाइज करना, उसके बाद ये क्वेश्चंस करना, है ना, तभी हो पाएंगे। बिना नोट्स रिवाइज किए अगर क्वेश्चंस को करने की कोशिश करोगे ना, लटक जाओगे, मैं बता रहा हूं, लटक जाओगे, क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो एक बार नोट्स अच्छे से पढ़ना, वापस रिवाइज करना, और उसके ऊपर क्वेश्चंस करना, ठीक है ना। यस यस। तो अच्छा अभी तो एक क्लास और है ना आप लोगों की। क्या करना है आपको, आज होमवर्क में खूब सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, जो क्लास में आपको क्वेश्चंस दिए हैं वो करने हैं, जो क्लास में क्वेश्चंस दिए हैं वो करने हैं, और साथ साथ आपको आज डीपीपी भी मिला होगा, डीपीपी भी करनी है। और सबसे पहले जो मैंने आज पढ़ाया है, जो फॉर्मूले आज लिखाए हैं, उनको रिवाइज करना है। यस हो जाएगा क्या, डन डन डनारन डन। अच्छा पता है बहुत बार क्या होता है ना बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब कोई टीचर ज्यादा सच बोलने लगता है ना, तो बच्चे उसकी आवाज वो म्यूट कर देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है ना, कई बार इंसान को लगता तो है कि वो गलत कर रहा है, लेकिन वो अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करता, वो उसमें हिम्मत नहीं होती वो चीज सुनने की कि भाई तू गलत कर रहा है,
और तू गलत करके किस किस को धोखा दे रहा है वो तुझे भी नहीं पता, ये चीज का एहसास तुझे अभी भी नहीं है ना। कभी कभी उनकी आपके पेरेंट्स की बातों से लगेगा आपको, है ना, कभी कभी आपको लगेगा, हमेशा नहीं लगेगा, है ना। उस दिन तुम्हें ऐसे ऐसा ना एकदम से 5-7 मिनट के लगे यार कि मैं काम तो गलत कर रहा हूं, है ना, लेकिन उस समय टाइम निकल चुका होगा, है ना। बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो यार दादा, इससे अच्छा कुछ नहीं है। जिस फेज में तुम लोग हो उसी फेज से हम सारे लोग निकले हैं, है ना। और हम लोग भी कोई बहुत बहुत ऐसा कोई बैकग्राउंड से नहीं आए हैं कि कोई घर वाले कुछ बहुत बढ़िया थे, और हम लोग भी बहुत छोटी छोटी जगह से निकले हैं यार। यहाँ पर ढेरों बथेरे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे आप लोगों को, है ना। जो लोग गांव से निकल के कितना अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो लोग यहाँ पर ये सारा सब कुछ काम नहीं करते हैं जो आप लोग करते हो। वो उनके पास जो टाइम है, जो एनर्जी है, उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना। और वो एक दिन आएगा जब वो चमकेंगे दूर से, उस दिन बहुत सारे लोग उनके पीछे भागेंगे और एग्जाम्पल देंगे कि यार ये जो है ना, ये बंदा मेरे साथ पढ़ा करता था, ये तो मेरे साथ का है ना। उस दिन तुम सिर्फ इसी चीज में खुश हो जाओगे कि वो तुम्हारे साथ पढ़ता था, है ना, लेकिन वो कुछ अपनी लाइफ में बहुत बड़ा कर जाएगा। यस, हाँ जी हाँ जी। तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, टाइम टाइम पे थोड़ा बहुत डोज मिल जाना चाहिए तुम्हें। ये थोड़ा सा डोज मैंने दिया आप लोगों को, थोड़ा सोचो यार, विचार करो इस बात पे, कहाँ जा रहे हो आप लोग, कहाँ आपकी लाइफ जा रही है, कहाँ जाना चाहते हो, है ना। चलो ठीक है, फिर आज की क्लास को करते हैं खत्म। यस यस यस, क्लास को खत्म करने का टाइम आ चुका है। अगली क्लास में हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी को खत्म करेंगे। एचसीपी की पैकिंग एफिशिएंसी हम लोगों ने नहीं पढ़ी है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, और फिर उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट होगा, डेंसिटी। ठीक है, फिर चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और पढ़ाई जरूर करते रहें। बेटा काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। नेक्स्ट क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।